हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी यानी समानता। देखो, लास्ट वीकेंड पर 2 क्लासेस आपको दी गई हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 का जो आपका पॉल साइंस का बुक है बच्चों, और इसमें हमने राजनीतिक सिद्धांत की बात की थी। स्टार्टिंग में हमने जाना कि राजनीतिक सिद्धांत तो होते क्या हैं, क्यों जरूरी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, प्लीज प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड हैं, उन वीडियोस को आप देख लें। तो देखो, बेसिकली ये बुक आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आपको ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे पॉलिटिकल, सोशल और जो वैल्यूज है उसको समझने जानने का मौका मिलता है। तो हमारी मेंस आंसर राइटिंग को बहुत इनरिच करती है। ठीक है, तो इसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि भाई जो आपके राजनीतिक सिद्धांत है, हम इसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आज तक के जो भी हम लोकतांत्रिक देशों की बात करते हैं, वे जिन राजनीतिक आदर्शों की बात करते हैं जिनको हमने अपनाया है, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे शांति हो, न्याय हो, ये सभी धीरे धीरे करके इमर्ज हुए हैं, एक दिन में नहीं हुए हैं। और हम इन्हें इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोग अवेयर रह सके, अपने अधिकारों की मांग कर सकें, है ना। इसके बाद सेकंड चैप्टर हमने बात की थी कि भाई जो स्वतंत्रता है वह क्या होती है, और यहां पर हमने पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट है उसको नहीं समझा था। हमने ये बात नहीं की थी कि राइट टू इक्वालिटी जो है वह दी हुई है किस आर्टिकल से। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात है। जो बच्चों का PSIR है, आपका सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको इस बुक से मिल जाते हैं, तो आपका ऑप्शनल के लिए एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, है ना। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो, हमने फ्रीडम की बात भी हम कर चुके हैं कि स्वतंत्रता जो है वह क्या है। नेल्सन मंडेला की बात की, उनकी आत्मकथा की बात की, आंग सान सू की, है ना। और यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम फियर, इनकी आत्मकथा की हमने बात की। हमने देखा कि जो स्वतंत्रता है वह क्या है, स्वराज क्या है, ठीक है, क्या प्रतिबंध हमारी स्वतंत्रता पर होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार रहे, हानि सिद्धांत क्या था स्वतंत्रता का, ये तमाम बातें हमारी हुई। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है उसकी हमने चर्चा की। और अब हम आज बात करने वाले हैं इसका जो तीसरा और इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है वह क्या है, आपका समानता, फ्रीडम। सॉरी, है ना, समानता, इक्वलिटी की हम बात करने। अरे यार, इसको कट करना है तो 29 पे। तो हम बात करने वाले हैं आपका इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट, समानता, इक्वलिटी। समानता, इक्वलिटी, देखो बेसिकली हमें इसमें समझना क्या क्या है, उन 4-5 बातों को मैं आपको बता देती हूं। ये जो चैप्टर है ये आपको क्या क्या बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट इसमें छोड़ दो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इक्वलिटी की बात की गई, फ्रीडम की बात की गई, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि आखिर जो इक्वलिटी है वह क्या है, इस क्या वर्ड को देखना है। सेकंड, हमें देखना है कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि हमें समानता चाहिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो समानता है वह हम किस तरह की समानता की बात कर रहे हैं। बेसिकली इसके डायमेंशंस जो है वह क्या है ना। बेसिकली इसके जो डायमेंशंस है वह क्या है, इसके जो आयाम है वह क्या है। तो 3 आयामों की बात यहाँ पर हम करेंगे। और चौथी बात हम देखते हैं कि समानता को आखिर हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्या इसके उपाय हो सकते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कोशिशें करती है कि इक्वालिटी जो है उसे वह प्रमोट कर सके, सोशल जस्टिस को लागू करा सके, इसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर एक जो एस्पेक्ट आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला आता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहना ज्यादा सही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स और बाकी चीजें हैं वो सब आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात जो है वह हमारे संविधान में की गई थी। ठीक है, तो फ्रीडम से पहले इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी का जो फंडामेंटल राइट है ये शामिल किया गया। ये बताता है कि हमारे लिए फ्रीडम से ज्यादा जो है वह समानता का महत्व है। क्लियर, चलो आगे चढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे समानता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या आयाम है, कैसे प्राप्त किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेसिकली समानता का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हम देखते हैं कि जो भी विभिन्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने इस मूल्य को अपने कानूनों के द्वारा, संविधान के द्वारा लागू कराने की कोशिश की।
और यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली आप अगर इसको एक पॉलिटिकल आइडिया मानते हैं, ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि ये जो है एक पॉलिटिकल आइडिया है, तो आखिर क्यों जरूरी है पॉलिटिकल आइडिया के लिए राजनीतिक आदर्श, हम इसको क्यों मान रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है एक राज्य सत्ता के लिए, एक सरकार के लिए क्यों जरूरी है कि वह इक्वलिटी को प्रमोट करे। ठीक है, अगर ये पॉलिटिकल के अलावा ये एक मोरल आइडिया भी है तो हम कैसे इसको देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जो द्वंद्व, एक विरोधाभास जो है वह एक पैराडॉक्स है ना। और यहाँ पर हम एक विरोधाभास देखते हैं कि एक जगह हम समानता की बात करते हैं और वहीं दूसरी जगह हम कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा तो स्पेशल और जो प्रिविलेज है वह राष्ट्रपति को या सेना के जनरल को होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि समानता जहां महत्वपूर्ण है वहां पे विशेषाधिकार भी तो है। तो क्या हम ये जो पैराडॉक्स, एक विरोधाभास देखते हैं वो क्या है, तो क्या कोई ऐसा समाज हो सकता है, खुद सोचो, कोई भी सोसाइटी क्या ऐसी हो सकती है जो ये सोचे कि सभी लोग जो है वह समान है, सभी के पास एकदम इक्वल इनकम है, सभी के पास इक्वल राइट्स है, इक्वल सारी चीजें हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। कोई भी समाज पूरी तरह से ना तो कभी इक्वल, ना तो इकोनॉमिकली कभी इक्वल हो सकता है, ना ही सोशली कभी इक्वल हो सकता है। वरना सोचो कि सब अगर इसी लेवल पर हो जाए, सब एक जैसे रिच हो जाए, सब्जी कौन बेचेगा, है ना। बाकी आपको जो और फुटकर विक्रेता है वो कौन होगा। सभी जो है अगर गरीब हो जाए तो फिर जो कंपनीज है वह कौन बनाएगा, उद्यमी कौन होगा, एंटरप्रेन्योर कौन होगा, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि समाज जो है वह हर तरीके से समान कभी नहीं हो सकता। और अगर हमें समानता की ओर बढ़ना है तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हमें इनइक्वालिटीज को न्यूनतम करना चाहिए। जैसे कि सरकार कोशिश करे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि लगभग यहां पर मिनिमम इनइक्वालिटी रहे कि एक समय का या 2 समय का जो भोजन है, जो खाना है, वह सभी को मिल सके। कम से कम इतनी तो न्यूनतम समानता जो है वह होनी चाहिए ना। ये नहीं कहते कि सभी के पास BMW कार हो, लेकिन जरूरी क्या है कि सभी के पास 2 वक्त का खाना हो। ये न्यूनतम बेसिक हमारी नीड्स है जो कि पूरी होनी चाहिए। सरकार को इसकी कोशिश करनी है। समानता को राजनीतिक, आर्थिक और आयाम जो है वह कैसे अलग अलग है। केवल हम राजनीतिक समानता की बात कर ले, केवल आर्थिक समानता की बात कर ले या केवल सामाजिक देख ले, तो ये तीनों जो है अगर हमने अलग अलग प्राप्त कर ली या एक व्यक्ति के पास कोई एक समानता है तो क्या बाकी दो उसके लिए या बाकी के जो कॉन्सेप्ट है क्या उस वंचनाओं के साथ जुड़े हैं, है ना। ये सभी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जैसे समाजवाद है, मार्क्सवाद है, उदारवाद है, नारीवाद है, ये कुछ ऐसी व्याख्याएं हैं कि जो कहीं ना कहीं समानता की बात करती है, चाहे किसी भी लेवल पर हो। नारीवाद की बात करें, फेमिनिज्म की बात करें तो यहां पर ये पुरुषों के समान अधिकार की बात करती है कि जो पुरुषों के मतलब असमानता कहीं ना तो कहीं है नारियों के साथ, है ना। समाजवाद की बात करें, मार्क्सवाद की बात करें तो यहां पर मार्क्सिज्म कहता है कि जनता का अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर। उदारवाद की बात करेंगे, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। इन सभी चीजों को हमें समझना है। आप एक्चुअली में जो समानता क्या है उस चीज को आप इसमें समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई डज इक्वालिटी मैटर। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, ठीक है। समानता क्यों महत्वपूर्ण है, समानता क्यों महत्वपूर्ण है। सेकंड हम बात करेंगे समानता क्या है। समानता क्या है, व्हाट इज इक्वालिटी, है ना। और यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देखने में हम 2 पॉइंट्स को इसमें और पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और इसमें पहला पॉइंट है अवसरों की समानता। पहला पॉइंट है इसमें अवसरों की समानता और दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक और सामाजिक, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं, ठीक है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। व्हाट इज इक्वालिटी,
इवन मेन हेडिंग्स की इंग्लिश जानो। अवसरों की समानता, अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ, किस आर्टिकल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं कि समानता के 3 आयाम क्या होते हैं। 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, समानता के 3 आयाम। इसमें हम पढ़ते हैं कि आखिर समानता जो है वह हमें किस तरह की समानता को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम 3 आयामों की बात जो है वह करते हैं। राजनीतिक, बट केवल राजनीतिक जरूरी तो है, लेकिन केवल राजनीतिक तो पर्याप्त नहीं हो सकती। सो आर्थिक, और केवल अगर हम आर्थिक और राजनीतिक की बात करें तो एक और छूट जाती है, जिसके बिना जब तक सामाजिक समानता नहीं मिलेगी आप बाकियों का जो कनेक्शन है वह नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 आयाम ऐसे है, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, जिसको प्राप्त करने का जो प्रयास है वह सरकार और नागरिकों को अपने लेवल से भी करना चाहिए। और थर्ड और लास्ट इसमें हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी, है ना, किस तरीके से आखिर हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। How can we promote equality? समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाए, है ना, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाए। और यहां पर हम 3 और सिद्धांत देखते हैं। फर्स्ट हम यहां पर देखते हैं औपचारिक समानता स्थापित करके। फर्स्ट है औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक समानता देखेंगे कि औपचारिक समानता क्या है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हम इसमें बात करेंगे विभेदक कार्यवाही, विभेदक कार्यवाही, विभेदक बर्ताव, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट बिहेवियर करके। और तीसरा और अंतिम इसमें देखते हैं सकारात्मक कार्यवाही, सकारात्मक कार्यवाही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका पूरा चैप्टर है जो कि आपको बताता है सबसे फर्स्ट समानता क्यों महत्वपूर्ण है और समानता क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद देखो डायमेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वह सीधे तौर पर आपको मिल जाते हैं, और हम किस तरीके से इसको बढ़ावा दे सकते हैं, ये हमेशा आपके मेंस के लिए, है ना, ये हमेशा मेंस के लिए जो है एक आपके लिए वे फॉरवर्ड का जो काम है वह करता है कि किस किस तरीके से जो सरकारें। हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट कि आपके मन में जब हम समानता को पढ़ेंगे तो आपको कुछ आर्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी रख सकते हैं, उनके बीच में आपको एक जो पैराडॉक्स है वह दिखाई देता है, एक विरोधाभास दिखाई देता है कि जैसे कि एक जगह पर आप इक्वलिटी की बात करते हैं और दूसरी जगह आप रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो देखो जिन बच्चों ने ये तीनों चीजें पढ़ी है ना, ये सिद्धांत पढ़े हैं, वो समझ जाएंगे कि भाई जो समानता है और जो आरक्षण है किस तरीके से वो उसका एक एक्सपेंशन है, एक उसका विस्तार है जो है वह कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। वैसे देखो साथ साथ में नोट्स बनाते जाओगे तो ज्यादा अटेंटिव रहोगे, ज्यादा सीखोगे। फाइनली ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई केवल आपको यहाँ पर यूट्यूब पर टाइम पास करना है, टाइम पास के लिए तो और भी तमाम चीजें हो सकती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप सिंसेरिटी के साथ पढ़िए। समटाइम्स हमें लगता है कि शायद हम पढ़ रहे हैं, शायद हम यूपीएससी की तैयारी में है, सबको पता होता है हमारे आसपास दोस्त यार रिश्तेदारों को कि उनकी बेटा या बेटी जो है वे दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम वास्तव में क्या तैयारी कर रहे होते हैं? क्या हम जो यूपीएससी जितना डेडिकेशन हमसे मांगता है क्या हम उतना दे पाते हैं? क्या उतने स्टडी आवर, उतना
हार्ड वर्क, उतना कंसिस्टेंसी हम उसको दे पाते। देखो हर एक चीज की कीमत होती है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि यूपीएससी की कीमत, यूपीएससी के जो आपको पद चाहिए, जो आईएएस आईपीएस बनने का आप ख्वाब देखते हैं, उसकी कीमत क्या है? हर एक चीज की एक वैल्यू होती है बच्चों। बहुत सारा सेक्रीफाइस करना है इसकी वैल्यू, कि आप साल भर डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं तो वो सेक्रीफाइस आपको पे ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। या तो आप सेक्रीफाइस करो उन तमाम अपनी गलतियों को, उन तमाम अपने डिसिप्लिन को, जो आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आप उस चीज को सेक्रीफाइस करो, नहीं मुझे पढ़ना है। आप बाकी सोशल मीडिया और बाकी लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीजें आप सेक्रीफाइस करो, है ना। आपका बड़ा लक्ष्य तो सेक्रीफाइस भी तो ज्यादा होगा। या तो दूसरा ये होता है कि या तो उन चीज़ों को सैक्रिफाइस कर लो अपने ड्रीम के लिए, या फिर आपको उन छोटी छोटी सी खुशियों के लिए अपना ड्रीम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हर एक चीज़ की एक कीमत होती है ना। तो यूपीएससी भी आपसे एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क की जो इच्छा है वह रखता है कि शुरू से आप लगभग साल भर तो अपना ऐसा दीजिए जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। चाहे मेंस हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं बच्चों, डजेंट मैटर, ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो सकता है कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देखे जो शायद फर्स्ट टाइम ही देख रहा हो इस क्लास को, है ना। तो कम से कम बच्चों आप एटलीस्ट ये सोचो कि आपका ये टूटा टूटा सा जो ये प्रयास है, क्या वो आपको बड़ी सफलता दिलाएगा, या फिर आपको एक बड़ा प्रयास करना होगा यूपीएससी के लिए, है ना। आपको अपने कमिटमेंट्स को जो आपने तैयार किया है कि वीकली, मंथली, ईयरली, आपने किस तरीके से अपना टाइम टेबल डिज़ाइन किया है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए कि चाहे केवल यहाँ पर एक किताब या एक चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके पूरे यूपीएससी पीटी और मेंस पर्सपेक्टिव से आपसे कह रही हूँ कि अपनी पूरी तैयारी में ये देखो कि ये वीडियो आपके किस भाग में कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा वही रखो, बाकी आपकी तैयारी, सेल्फ स्टडी सब साइड में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। समानता आखिर क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स सबसे पहले, ज्यादा नहीं लिखेंगे, सभी जो पैराग्राफ, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का प्रॉपर नोट्स में बनवाऊंगी, है ना, बट बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, लिखने और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। रीडिंग आपको करना है, आपके लिए मजबूरी है, नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ मैं आपको कीवर्ड्स और चीजों से समझा दूंगी, हो सकता है क्लास समझ में आ जाए, लेकिन मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं होती हैं, भूलने की भी तो आदत होती है ना। तो यहाँ पर बच्चों रिविजन करना पड़ेगा और आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप केवल क्लास देख लो या नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ पीडीएफ में, नोट्स पढ़ लो सफिशिएंट होंगे, नहीं, किताब की जगह कोई नहीं ले सकता किसी टीचर की क्लास। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। व्हाई डज इक्वालिटी, जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये वाली क्लास फर्स्ट है, तो इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी है, उनको देख लेना। और अगर तरीका समझ में आ जाए मेंस का, कैसे आपको राइटिंग करनी है, नोट्स वगैरह, तो अपने आप से बाकी जो चैप्टर्स है वह कर लेना। देखो बच्चों, अगर हम ये कहें कि समानता जो है आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो देखो कहा जाता है कि ये एक नैतिक आदर्श है। नैतिक आदर्श है प्लस राजनीतिक आदर्श है। नैतिक आदर्श है प्लस राजनीतिक आदर्श है, ठीक है। और अगर नैतिक है, राजनीतिक है, तो फिर क्या होना चाहिए, इसको हमें अपनाना चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखो यहां हम देखते हैं कि अगर ये मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया है, मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया, जब मोरलिटी से जोड़ेंगे हम, तब हम देखेंगे कि चूंकि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को कैसा बनाया है, ईश्वर की बनाई हुई रचना है ना। हम अगर ये मान लें कि ईश्वर की रचना है मनुष्य, और अगर ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है तो सभी मनुष्यों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर ईश्वर की रचना है तो सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए जाएं, सभी मनुष्यों को समान अधिकार जो हैं वह दिए जाएं। ये समानता का एक पॉइंट हो गया। आया समझ में? मोरलिटी कैसे जोड़ोगे नैतिक रूप से कि ईश्वर की रचना है इसलिए सभी के लिए समान है। सभी आस्थाओं और धर्मों में भी जो है वह मनुष्य को महत्व दिया गया है ना, और इसलिए सभी जो है समान होंगे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, राजनीतिक आदर्श ये कहता है विभिन्न राष्ट्रीयता, कोई अमेरिका का है, हम इंडियंस हैं,
है ना, विभिन्न राष्ट्रीयता, रंग, धर्म, नस्ल, इन सब के विभिन्नता के बाद भी, है ना, पॉलिटिकल आइडिया जो है वे क्या कहता है इक्वालिटी का। मोरलिटी का तो हमने देख लिया कि ईश्वर की रचना है इसलिए सभी समान है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल आइडिया के रूप में समानता की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीयता, रंग, धर्म, नस्ल, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, अलग अलग हैं, है ना, ये सब अलग अलग है। लेकिन हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि कोई कहीं और का मनुष्य है तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है, केवल यहाँ का जो मनुष्य है वही बहुत सर्वोच्च है। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग राष्ट्रीयता, रंगों, धर्मों, नस्लों, उसके बाद भी एक साझी मानवता की बात की जाती है। वसुदैव कुटुंबकम क्या है, साझी मानवता की बात की जाती है, कॉमन ह्यूमैनिटी। यही कॉमन ह्यूमैनिटी है कि जो यूएन है वह मानवाधिकारों की बात करता है कि आप मनुष्य इसलिए आपको अधिकार दिए जाने चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट तभी निकल कर आते हैं जब हम एक जो कॉमन ह्यूमैनिटी है ना, जो एक साझी मानवता है, इसकी संकल्पना को स्वीकार करते हैं, और यह संकल्पना राजनीतिक आदर्श है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, जैसे जीने का अधिकार, आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, ऐसा नहीं कि वहां पे आपको सूली पे लटका लिया जाएगा या फिर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है वह केवल भारतीयों को नहीं है बल्कि सभी को है जो इस देश में घूमने के लिए भी आए हैं, अगर पर्यटक है उन सबको भी दिया गया। तो चाहे देशी हो, है ना, या विदेशी हो, कोई भी प्रजाति हो, सभी को जो है एक तरीके से राइट टू लाइफ दिया गया है। तो यहां पर बच्चों जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात करते हैं, सार्वभौमिक मानवाधिकार, इस तरह की संकल्पनाएं विश्व स्तर पर बताती हैं कि समानता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात हो गई। अब इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां पर अलग अलग तरह से इनइक्वालिटीज जो है, असमानताएं जो है वे फिर भी विद्यमान है। हम सब चिल्लाते हैं। अच्छा, आपने कहानी सुनी होगी, पता नहीं सुनी है नहीं सुनी, चलो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, है ना, कि जो चिड़िया को फंसाने के लिए जो शिकारी आता है वह जाल बिछाता है और सब ये कहते रहते हैं, शायद वो तोता था, वो पक्षी, सब कहते रहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है ना, दाना डालेगा बट वहां पे फंसना नहीं है, नहीं तो ये ले जाएगा बांध के। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि सब रट रहे हैं इस चीज को। रटना अलग है, समझ में किसी की नहीं आया, जब शिकारी आया, जाल बिछाया, वो उसमें बैठ गए, वो ले गया। इसी तरीके से समानता की बात को अगला इससे जोड़ा जाता है कि हम यहां पर एक पैराडॉक्स जो है वह देखते हैं। सब चिल्लाते हैं समानता समानता समानता, लेकिन हमारे चारों तरफ असमानताएं जो है वह बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बस वही बात होती है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें उस पर बैठना नहीं है, नहीं तो ये ले जाएगा, बट होता वही है। क्यों हम इस पैराडॉक्स को आखिर क्यों देखते हैं? एक विरोधाभास है। ठीक है, अब ये विरोधाभास कैसा है? ये विरोधाभास है बच्चों कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, ये विरोधाभास कहता है कि चाहे धन संपदा हो, चाहे अवसर हो, वेल्थ हो, अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर यहां पर हम बात करें वर्क सिचुएशन की, स्थिति व कार्य की, स्थिति व कार्य की, तो ये सब क्या है? ये सब सभी व्यक्तियों को जो है वह असमान रूप से प्राप्त है, इन सब की असमानता है। तो जहां एक जगह हम पहले असमानता को समझ लिया, अब आ जाओ यहाँ पे कि हम इसको पैराडॉक्स इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सभी ने समानता को अपनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनइक्वालिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज है, असमानताएं हैं, वो सामाजिक संस्थाएं ही एक तरह से उनको बढ़ावा देती है। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, अब सरकार को यही चाहिए कि इन सामाजिक संस्थाओं से लड़े, है ना। आप देखेंगे कि सामाजिक संस्थाएं और जो राज सत्ता है
जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं ये धन बाहुबल इनके पास कितना ज्यादा होता है, आम आदमी के पास, गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से कि हमें संविधान में हम समानता की बात करते हैं, हम इस आदर्श को अपने जीवन में भी अपनाते हैं। जैसे कि हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है बच्चों, इसमें क्या क्या नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, ये पॉलिटिकल आइडियाज भी है ना। स्वतंत्रता हम पढ़ चुके हैं, समानता पढ़ रहे हैं, और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, है ना। तो यहां पर ये फ्रांसीसी क्रांति का क्या था? एक तरह से आदर्श था। और हम देखते हैं कि इसको वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है अलग सभी कॉन्स्टिट्यूशन में, विस्तृत रूप से इसको विस्तृत रूप से वाइडली पूरे विश्व में अगर हम कहें विस्तृत रूप से, ये एक एक्सेप्टेबल एक आइडियल है, आदर्श है ना, विस्तृत रूप से स्वीकृत है। और यहां पर अनेक देशों ने इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया, जैसे कि इंडिया ने आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई। तो अलग अलग देशों के संविधान में समानता कहीं ना कहीं लिखी, लेकिन उसके बाद भी तो इनइक्वालिटी है। और यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है ना, और हम चिल्ला रहे हैं कि समानता समानता और इनइक्वालिटीज भी है, इसी वजह से हम कहते हैं कि हम यहाँ पर एक जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, उसकी स्थिति को देखते हैं कि धन, संपदा, अवसर, स्थिति, कार्य, इन सभी चीजों में असमानताएं हैं। तो समाज में चारों ओर समानता की जगह असमानता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, वह हमें अपने चारों तरफ विजिबल होती है। समझे इस चीज को? तो इक्वालिटी क्या है? हमने देखा कि एक आइडियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सबने विस्तृत रूप से स्वीकार किया, इसकी जो संकल्पना है वाइडली इसको एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके बाद भी केवल इनइक्वालिटीज जो है वह हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, क्लियर है? हो गया? अब देखो जरा इसको पढ़ो, इनइक्वालिटीज के आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको बस समझने के लिए पढ़ लो। जो लिखने का था मैंने आपको बता दिया, वो कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से, कहा 50 लोग, कहा 40 करोड़ लोग, है ना। तो 50 लोगों की आमदनी ज्यादा है 40 करोड़ लोगों से। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या, दुनिया की कुल आमदनी का हिस्सा कितना है? केवल 5%। और 10% जो अमीर लोग हैं वह 54% से भी ज्यादा रखते हैं। सोचो 40% के पास 5% है और 10% के पास 54% है। तो यहां पर ये इनइक्वालिटीज तो ही है। तो यही बात हो गई ना कि हम चिल्ला क्या रहे हैं? समानता समानता, है ना, पर हमें दिख क्या रहा है? केवल असमानता असमानता। तो हमें यहां पर चारों तरफ इनइक्वालिटी जो है वही विजिबल हो रही है। अगर यहां पर हम देखें कि जो अगले जो औद्योगिक देश है ना, जैसे कि हम भारत और चीन की बात करें, ये विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना अधिक ऊर्जा, 13 गुना अधिक लोहा और इस्पात और 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। अगले जो औद्योगिक देश, जैसे कि हम विकसित कंट्रीज, अगर हम यूएसए की बात करें, यूरोप के कंट्रीज की बात करें, ये जानते हो, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे विश्व स्तर पर ऐसी संधियां होती हैं कि भारत जो है वह आसानी से स्वीकार नहीं करता कि ये जो विश्व स्तर पर लक्ष्य बनाए गए हैं, ये स्वच्छ कार्बन के, ये सब हम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई वो ऑलरेडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन करके डेवलपमेंट अपना कर चुके हैं, अपनी इतनी इंडस्ट्रीज, कारखाने, फैक्ट्री सब स्थापित कर लिए, और हमें हमारे लिए रोक रहे हैं कि नहीं, अब तो जो उपले हैं, है ना, वो भी ना जलाओ, खाना भी ना बनाओ, क्योंकि इससे पॉल्यूशन हो रहा है। एक तरफ हो सकता है कि यूएस की किसी कंपनी में, एक कंपनी में जो है इतना ज्यादा CO2 और ग्रीन हाउस गैस और इन सब चीजों का पॉल्यूशन का उत्सर्जन हो रहा हो, जितने कि यहां पर जो एक कंपनी की तुलना 100 परिवारों से कर लो, और भी 200 परिवार लगा दो, 200 गरीब परिवार जो अपने यहाँ खाना बना रहे हैं, है ना, लकड़ी से जो ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है अमेरिका कि नहीं, इस चीज को रोको, इससे जो है वह पॉल्यूशन हो रहा है। तो मतलब आप इस तरीके का पॉल्यूशन कर रहे हो कि आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर आप सुख सुविधाओं और विलासिता के लिए, सोचो, एक तरफ विलासिता के लिए आप इतना ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खाना नहीं बनना चाहिए। क्यों? तो यहां पर ये जो आप इसका एक कंपैरिजन देखते हैं,
तुलना जो इसकी देखते हैं ये आपको समानता बताती है, और कहीं ना कहीं ये इनजस्ट है, ये अन्यायपूर्ण है। क्यों? आखिर भारत आप देखेंगे कि कुछ इंडेक्स की बात करता है कि हम खुद अपने ही इंडेक्स निकालेंगे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड लेवल पर इंडेक्स निकाले जाते हैं, चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो कहते हैं कि भारत में जो है वह छद्म लोकतंत्र है, मतलब लोकतंत्र है नहीं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के बाहर के जो इंडेक्स हैं, जो विकसित देशों के जो इंडेक्स है, उन पैरामीटर्स पे हम खुद को क्यों तोलें, है ना, ये एक प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो समानता क्यों महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको समझा दिया, है ना। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया हुआ है, एक बार हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान लेती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाख समझाने के बाद भी किताब नहीं खोलेंगे। समानता शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श है, कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित निर्देशित करता आया है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में की गई है, सभी आस्थाओं धर्मों में की गई है। हमसे कहा गया कि ईश्वर की रचना है और इसलिए प्रत्येक मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी मनुष्यों का समान महत्व है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श है। राजनीतिक आदर्श के रूप में यह उन विशिष्टताओं पर जोर देती है कि रंग, लिंग, वंश, जाति, राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी हम क्या है, साझेदार हैं। और समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व, सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानवता की धारणा इस सार्वभौमिक मानवाधिकार और मानवता के प्रति अपराध की अवधारणाओं के पीछे रहती है। ठीक है, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राज सत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत, विशेषाधिकार की असमानताओं को कायम करते हैं। 18वीं शताब्दी में अगर हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो भू सामंती, अभिजन वर्ग और राजाशाही के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह हुआ था, और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जो था वह इसका एक स्लोगन था, एक नारा था, है ना। तो ऐसी मांग केवल यहाँ नहीं, अफ्रीका और कई ऐसे देशों में उठी जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश रहे कभी ना कभी, वहां पर स्वतंत्रता और समानता की जो मांग है वह की गई। तो एक इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए इस बात को, है ना, समझ गए। अब हम आगे चलते, समानता जो है आखिर वह क्या है, समानता जो है वह क्या है, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, देखो हमने अभी तक देखा कि समानता मतलब समानता का एक जो आत्मबोध है वह कहता है कि सभी मानव जो है, साझी मानवता है इसलिए सभी बराबर है। समानता क्या कहती है? साझी मानवता है। समानता क्या है? साझी मानवता है इसलिए सभी बराबर है। साझी मानवता है इसलिए सभी बराबर है। ठीक है, ये बात जो है यहां पर कही जा रही है। और इसके अलावा देखो बच्चों, हम देखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं। अच्छा ये बताओ, कभी भी कोई भी सोसाइटी, अब खुद इस चीज को इमेजिन करो थोड़ा सा, आप ये सोचो कि अगर इस सोसाइटी में मान लीजिए 1 लाख लोग जो है वह रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि सभी के पास समान नौकरी होगी? सोचिए, इस कंडीशन को सोचिए, समान नौकरी होगी, पद होगा, समान वेतन होगी, सबके एक ही जैसे घर बने होंगे, सबको एक ही जैसी सुख सुविधाएं होंगी, सभी के घर में पानी का कनेक्शन होगा, सभी के घर में, है ना, 4 BHK जो है फ्लैट सभी को दिया जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सोसाइटी में नौकरी, पद, वेतन, हैसियत, विशेष अधिकार, जो आपका एक रुतबा है वो सभी का समान हो? हम स्टेटस की बात कर लें सोसाइटी में, चलो हम सुविधाओं की बात ना करें, हम उसके स्टेटस की बात कर लें, हम प्रतिष्ठा की बात कर लें। आपको लगता है कि एक समाज में ये सारी चीजें कभी समान हो सकती हैं? तो एक कंडीशन, एक प्रश्न उठता है बेसिकली, क्या सभी समान हैं? क्या सभी समान हैं या हो सकते हैं? आप इसका आंसर क्या दोगे? देखो, क्या सभी समान है, एक प्रश्न, या हो सकते हैं, दूसरा प्रश्न, क्या होना चाहिए, तीसरा प्रश्न। क्या सभी समान है या फिर हो सकते हैं या होना चाहिए? तो ना तो समान है, सबका आंसर क्या होगा? धीरे से नो लिख दो और बच जाओ इस चीज से। ना तो समान है, ना होंगे, ना होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम जो एक अवस्था है जीवन जीने के लिए, एक मिनिमम जो इक्वालिटी है कि एक आदमी को आदमी समझा जाए, है ना, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी को जो है वे इतना ही जो वेतन है वह दिया जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, आप सोचो कि आपका ठीक वही रायसीना हिल्स पर स्वागत हो जैसा कि राष्ट्रपति का होता है। आगे घोड़ों की टुकड़ियां चल रही हैं, उसके बाद से फिर और जो है फिर गाड़ियां हैं, है ना, आगे पीछे इतनी सिक्योरिटी है, सुरक्षा सलामी और सारी चीजें दी जा रही हैं। आप ये एक्सपेक्ट करने लगो आपको भी ये सारी चीजें दी जाए, तभी समानता है। वो समानता नहीं कहलाएगी, है ना। याद रखना कि वो स्पेशलिटी है, वो विशेषाधिकार है, वहां पर आप उसको समानता में कंपेयर नहीं करोगे। पर एक जगह जहां पर आपके साथ मनुष्यता का व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है, वो आपकी समानता का हनन कहलाएगा। तो यहां पर जब हम ये बात करते हैं कि भाई ठीक है, स्वतंत्रता होना अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर अगर दूसरे का हानि सिद्धांत याद करो, रॉल्स का हानि सिद्धांत, कि आप अपनी स्वतंत्रता के नाम पे किसी दूसरे का अतिक्रमण कर रहे हो उसके क्षेत्र का, तो वो तो गलत हो गया, है ना। वैसे ही हमें कहां रुकना है, किस कॉन्सेप्ट पे हम समानता की, देखो यही तो बात है कि जिस बच्चे ने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा समानता का, उसको ये पता होगा कि समानता तो ठीक है, लेकिन वहां पे आपके साथ समानता का व्यवहार ना ही किया जाएगा और ना ही किया जाना चाहिए। ना ही सोसाइटी में विश्व का, पूरे विश्व, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, कोई सिंगल सोसाइटी, कम्युनिटी, कोई बहुत छोटी सी कम्युनिटी भी होगी ना, 2 परिवारों की, 3 परिवारों की, उनके बीच में भी इवन इस तरह की इक्वालिटी नहीं हो सकती, है ना। अरे 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, 2 लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति चाहता है कि वो IAS बन जाए, दूसरा अपना नॉर्मल चीजों में खुश है, नॉर्मल जिंदगी में खुश है, वो नहीं चाहता है भाई, तो वह जबरदस्ती क्यों समानता स्थापित करना। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत यह है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो क्या मिनिमम समानताएं जो है, क्या मिनिमम जो अवसर है वे सभी को समान हो, ऐसी क्या चीजें हैं जो कि समान ना तो है ना होनी चाहिए, इसके बीच का जो अंतर है वो हमें समझना है। ठीक है, क्लियर है इतना, ये समझ में आया बच्चों। चलो तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्यों है, वो तो हो गया, है ना। समानता क्या है इसे हम समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वह लिख लो। हमने देखा सबसे पहले कि चूंकि साझी मानवता, कुछ लाइंस ऐसी होती है जो कि हमें लिखनी ही लिखनी है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि साझी मानवता है इसलिए सब बराबर है, साझी मानवता है इसलिए बराबर है ना, इसलिए समान है। तो समानता का आत्मबोध यही कहता है। लेकिन अब यहां से अगला प्रश्न यही उठ जाता है, जरूरी नहीं, अब प्रश्न आ गया, जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार किया जाए, जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार हो, जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार हो, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि कोई भी जो समाज है वह ऐसा नहीं होता, समाज कोई भी ऐसा नहीं होता जो परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार ना करता हो। तो यहां पर परिस्थितियां जब अलग हो जाती है तब किसी को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, वहां समानता की मांग हम नहीं कर सकते। सभी सदस्य व परिस्थितियों में समान व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। तो परिस्थितियों व सभी सदस्यों के साथ, व सभी सदस्य, है ना, इनके साथ समान व्यवहार कोई भी समाज नहीं कर सकता, समान व्यवहार नहीं कर सकता। अब एक और प्रश्न उठता है, एक और प्रश्न उठता है। यहां पर एग्जाम्पल राष्ट्रपति का लिख लो, सेना के जनरल का लिख लो, ठीक है, या हम जनरल की बात कर ले, सेना के। अब अगला प्रश्न जानते हो क्या उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी विशिष्टताएं हैं, ऐसी कौन सी विविधताएं हैं, ऐसी कौन सी असमानता है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ठीक है, अगर इस तरह की असमानता है तो उसको असमानता नहीं माना जाएगा, उसको चॉइस माना जाएगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, दूसरे को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को वकील, किसी को टीचर बनना है, अच्छी बात है भाई, बन जाओ। यहाँ पे प्राथमिकताओं का अंतर हो गया।
यहाँ पे प्राथमिकताओं का अंतर होगा कि मैं क्या बनना चाहती थी, मैं वो बन गई। अब यहाँ पे कहे कि भाई असमान है, असमानता नहीं है, यहाँ पे बाय चॉइस है ना। दूसरी बात हम कहते हैं कि पहले क्वेश्चन को लिख लो, कौन सी विशिष्टताएं या विभेद स्वीकार किए जाने चाहिए और कौन से नहीं। अगला यहाँ पे एक प्रश्न है, कौन सी विशिष्टताएं स्वीकार की जानी चाहिए, कौन सी नहीं। जब हम इस प्रश्न का उत्तर ठीक से दे पाएंगे तभी वास्तव में हम समझ पाते हैं कि समानता जो है हम कितना उसको समझे हैं। Which differences of treatment or reward are acceptable and which are not, है ना। इसको हम समझ लेते हैं। चलो अब देखो बच्चों, इसमें दो बात है। सबसे पहला तो ये देखो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है ना। तो किसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि पहले ये समझ लो कि आखिर इसमें नॉट एक्सेप्टेबल जो है वह क्या है। इस अंतर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किस अंतर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में अगर आप किसी के जन्म के साथ, ठीक है, किसी के धर्म के आधार पर, किसी की नस्ल, जाति या फिर जेंडर के आधार पर, है ना, इसके आधार पर जो असमानता है वो स्वीकार नहीं की जा सकती। केवल किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन केवल इस बात से हो कि वह किसी जाति का है, किसी धर्म का है या फिर वह लड़की है, इस आधार पर उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आया समझ में। तो इस विशिष्टता को, इसको हम नहीं मान सकते। मतलब ऐसे अवसर जो जन्म और सामाजिक परिस्थितियों से, आपको समाज में कोई भी अवसर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो कि आपके जन्म से जुड़ा हुआ है, कि चूंकि आप जन्म से इस कास्ट के, इस कम्युनिटी से है, इसलिए आपको समाज में ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर होना क्या चाहिए कि निष्पक्ष रूप से जो व्यक्ति आगे जा सके उसको वह अवसर मिले, ना कि जन्म या धर्म के आधार पर। तो यहाँ पर ये नॉट एक्सेप्टेबल है। आर्टिकल 15 को याद करो। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कुछ आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड करता है, भेदभाव को प्रतिबंध करता है, निषेध करता है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि जिस समाज में अवसर अगर जन्म, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर तय हो, वो समाज कभी भी समान नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वे जन्म व सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित ना हो। वे जन्म व आपकी सामाजिक हैसियत या परिस्थिति क्या है उससे निर्धारित ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे समाज में, है ना। अगर कोई धन संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, उसको अवसर जो है वह तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिलेंगे बजाय कि वंचित और गरीब व्यक्ति के। तो वे जन्म और सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित ना हो। कनेक्ट कर पाए इस बात को? अपॉर्चुनिटीज नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस, है ना। तो यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये आपकी पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए। कुछ जैसे कि बर्थ है या सोशल सर्कमस्टांसेस, सोशल सर्कमस्टांसेस, सामाजिक परिस्थितियां, ठीक है, इससे निर्धारित ना हो, प्री डिटरमाइंड ना हो, निर्धारित ना हो। आया समझ में? समानता क्या है? तो समाज समान नहीं हो सकता, तो किसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? तो अगर आपको समाज के नाम पे
किसी जातिगत विशिष्टता के नाम पे, धर्म के नाम पर अगर कोई अवसर प्राप्त हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस चीज को अस्वीकार किया जाता है। ये एक ऐसा आइडियल है, ये एक ऐसी अनइक्वालिटी का टर्म है जो कि एक सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे हम चलते हैं कि समानता में दो बातों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि समानता जो है वह क्या है, क्यों जरूरी है। सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इसमें पढ़ना है कि समानता में दो बातें शामिल हैं, एक तो अवसरों की समानता और दूसरा प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। इसको भी हम समझेंगे कि आखिर ये जो है वह है क्या। आया समझ में? चलिए, तो यहां पर हम दो बातों को समझते हैं। समानता के दो आयाम नहीं, मतलब समानता को समझने के लिए आयाम तो तीन है। तो समानता में हम अवसरों की समानता की बात करते हैं। सबसे पहले समानता के लिए अवसरों की जो समानता है वह होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमें इसमें क्या समझना है? प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक, नोट्स बना लो बच्चे, सारी चीजें लिखवा रही हूं। प्राकृतिक व सामाजिक असमानताएं। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर अवसरों की जो समानता है ये कहती है समानता को समझ गए। समानता के दो आयाम, पहले की हम बात करते हैं अवसरों की समानता। ठीक है, इसमें कहा जाता है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो कि अपना स्किल और टैलेंट जो है वह यूज कर ले, अपनी प्रतिभा, अपना जो कौशल है वह निखार ले। ठीक है, अब देखो, मुझे भी अधिकार है और आपको भी अधिकार है। आपका जो कौशल है, आपकी जो प्रतिभा है, आप इसको विकसित कर लें, आप अपने लिए जो अवसर है वह बढ़ा लें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कहीं पर कोई इंजीनियरिंग का जो पद है वह खाली है। आप ये थोड़ी कहोगे कि नहीं, समानता के आधार पर मेरे को भी दो। नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास वह विशिष्टता नहीं है, आपके पास वह स्किल नहीं है। तो समाज समान होना चाहिए, अवसरों की समानता सबके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर समटाइम्स हम देखते हैं कि हम अपने एक ऐसा समाज हो कि हम कौशल और जो प्रतिभा है इसका उपयोग करके या को विकसित करके जो लक्ष्य है, जो आकांक्षा है, ठीक है, उसको हम प्राप्त करें। ऐसा समाज होना चाहिए। तो हम इक्वालिटी की यहां पर बात करते हैं, मतलब आपके पास अवसर है, तो अगर वह अवसर है आप उस चीज को सीख लो और उसके बाद जो है आप उस अवसर के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वह आगे जाओ, है ना। तो आपकी इच्छा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपना स्किल और टैलेंट को डेवलप कर लो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्राप्त कर लो। लेकिन अब कुछ बनना चाहते हैं, है ना, कुछ नहीं बनना चाहते हैं, या फिर कुछ जो व्यक्ति हैं उनकी लाइन अलग अलग होती है। तो यहां पर बच्चों जो अंतर हो जाता है वो प्राथमिकताओं का होता है। ठीक है, प्राथमिकताओं का अंतर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को बैडमिंटन खेलना था, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, मुझे टीचर बनना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि अब बच्चों ये जो प्राथमिकता का अंतर हो गया, ये आप इसको इनइक्वालिटी मानोगे? अरे ये तो चॉइस था। ये असमानता कहां से हो गई? असमानता नहीं माना जाएगा, असमानता नहीं माना जाएगा। प्राथमिकताओं का अगर अंतर है तो इसको असमानता नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, अच्छा, तो फिर कंसीडर किसको किया जाएगा? अब इसमें दो पॉइंट और हैं। ठीक है, अवसरों की समानता में दो पॉइंट और हैं। एक पॉइंट कहता है सामाजिक विशिष्टता,
सामाजिक, समाज में कोई विशिष्टता है, कोई स्टेटस है। धन संपदा, पद, विशेषाधिकार, धन संपदा, पद, विशेषाधिकार। अब देखो इनका जो अंतर है ना, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। मान लो किसी का स्टेटस बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी का कम है, तो इससे समानता ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात का। तो सामाजिक विशिष्टता, धन संपदा, विशेषाधिकार, इनका जो अंतर है, ये अंतर IMP महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है फिर? महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के पास खाने को भोजन नहीं है और ऐसे में वह भूख से मर जाता है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण है, इनका अंतर महत्वपूर्ण है। बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण है, इनका अंतर कंसीडर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि शिक्षा, जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे कि भोजन, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, इनमें अगर बहुत ज्यादा अंतर है बच्चों, इसको कंसीडर किया जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसी के पास विशेष अधिकार है, किसी के पास नहीं, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो अवसरों की समानता है वह कुछ ऐसी होती है कि आप अपने कौशल और प्रतिभा को अगर विकसित कर पाए तो आप क्या कर ले, आप हर तरीके से अपना जो सपना है, जो लक्ष्य है, वह पूरा कर सके। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि हर एक व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता में अंतर होगा, और अगर प्रतिभा और योग्यता में अंतर होगा, कोई व्यक्ति कहते हैं ठीक है मैं ये स्टॉप कर जाऊंगा, एक व्यक्ति का मनोबल, विल पावर उतनी अच्छी नहीं है, वो पहले ही से हार मान के बैठा है बेचारा, उसको लगा नहीं PCS हो जाए, वही बड़ी बात है। तो यहां पर ये उसकी जो बेचार की योग्यता का अंतर तो दिख गया ना। अब यहां पर अगर योग्यता का अंतर है तो उसको ये थोड़ी कहा जाएगा कि समानता नहीं है। समानता थी, आपने बाय चॉइस, आप में उतनी शक्ति नहीं थी कि आप उस चीज के लिए फाइट कर सके, नहीं हुआ, नहीं कर पाए। प्राथमिकताओं का अंतर असमानता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा समाज असमान नहीं है। असमान समाज वो कहलाएगा, असमान समाज वो कहलाएगा जब बुनियादी सुविधाएं एक को अवेलेबल नहीं है, एक वर्ग को अवेलेबल नहीं है, है ना। तो एक वर्ग के पास है, तो ये महत्वपूर्ण है एक समाज के लिए। तो समाज में असमानता है, किस आधार पर कहोगे? इस आधार पर, इस आधार पर, या इस आधार पर, है ना। बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो समाज है वह असमान है। समझ गए? समाज असमान है। अब हम चलते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं, ठीक है। देखो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल को समझो। जैसे कि हम देखते हैं वर्ग, आप सभी ने जो 4 वर्ण है वह सुना होगा। अभी हम क्लास की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था से हम वर्ग व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, है ना। कि जैसे पहले हम देखें कि वर्ण के आधार पर सारी चीजें, रिश्तेदारी और सारी चीजें होती थी, जाति उसके बाद आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं आज जो है लोगों को कास्ट उतना मैटर नहीं करेगा जितना कि उनका क्लास मैटर करता है, जितना कि उनका क्लास मैटर करेगा कि वो हमारे क्लास के हैं, मतलब उनका जो सोशल स्टेटस है, जो वेल्थ और सारी चीजें वो हमारे स्टैंडर्ड की है। वो एक क्लास वर्ग बन गया कि डॉक्टर है या फिर टीचर है या फिर IAS ऑफिसर है, तो उन सब के अलग अलग जो है कि उन्हें लगता है कि कास्ट और कम्युनिटी ठीक है, ये हमारा एक क्लास है ना। तो हम वर्ग की तरफ अब जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां हम देखेंगे बच्चों कि ये जो क्लासेस बनी, चलो खैर ये सारी चीजें बाद में है। वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपने जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर आपने उसके साथ अयोग्यता का ठप्पा लगा दिया कि ना तो ये वेद पढ़ सकता है, ना ये कोई और जो ऑक्यूपेशन है वह कर सकता है। इसका केवल काम जो है वह ये पर्टिकुलर दैट जो एक सो कॉल्ड कास्ट कल्चर कहा जा रहा था, सो कॉस्ट कास्ट ड्यूटी कहा जा रहा था, केवल वही उसके पास काम था कि राजा का काम है तो वो शासन करेगा, और यहाँ पर लोअर कास्ट या शूद्र का काम है तो वो बाकी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जाति के आधार पर। तो ये प्राकृतिक रूप से एक तरह से आपने मान ली कि वो उस जाति में पैदा हुआ था। अब वो अपनी प्राकृतिक चीज को तो बदल नहीं सकता,
वो अपनी प्राकृतिक चीज को नहीं बदल सकता है ना। जाति देखो पहले ऐसा माना जाता था कि इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। पहले हमारे समाज में जातिगत बंधन जो है वे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, आज भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रांग नहीं है। आप लाख सोच लेना, इंटरकास्ट मैरिज और ये सारी चीजें भले सरकार जो है इसका बहुत बहुत प्रोत्साहन करे, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा भी सोसाइटी और अगर आप फैमिली की तरफ देखेंगे ना, आप पीछे हटने का सोचते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे जन्म के साथ जो हमारे समाज में और सारी जो एक हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक टेंडेंसी बन गई, जो स्टीरियोटाइपिंग है, इन सभी चीज़ों ने हमें ऐसा बना दिया, हम सोचने पे मजबूर हो गए। तो यहाँ पर जन्म के साथ अगर आपने किसी के साथ अयोग्यता थोप दी, वो उसकी प्राकृतिक है। अब जैसे समय बहुत प्राचीन काल से अगर हम बात कर ले, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि महिला पक्ष को कभी कमजोर नहीं मजबूत माना जाता रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अबला है ना, वीकर सेक्शन। तो अगर महिलाओं को शुरू से ही अबला कहा गया, मतलब उनको ये प्राकृतिक असमानता है, प्रकृति ने ही महिला को कमजोर बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक असमानता हो गया। आया समझ में? अब हम देखेंगे, अब लेकिन प्राकृतिक असमानता के आधार पर जब आपने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो वो सामाजिक असमानता पैदा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं मिला। ठीक है, अगर संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं मिला, ये सामाजिक रूप से नहीं जुड़ गया कि अब उसकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। लड़के को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट महिला के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है ना। कहने को 2 घर है, पर उसके पास एक भी नहीं है। एक भी ऐसा नहीं है जो उसका अपना ना हो, अपना हो। तो यहां पर हम कहते हैं बच्चों की, जब आपने प्राकृतिक के साथ जो सामाजिक किसी भी तरह की अयोग्यता साथ में शामिल कर दी, हो गया असमानता। तो यहां पर अवसरों की असमानता के अलावा प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं की जब हम बात करेंगे, तो हम देखते हैं प्राकृतिक व सामाजिक असमानताएं, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखो, तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से क्षमता, चयन, प्राकृतिक असमानता का मतलब क्या हुआ, आपकी क्षमता, चयन का अंतर, आपकी क्षमता, चयन का अंतर। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये विशिष्टताओं व योग्यताओं का परिणाम होती है। प्राकृतिक असमानता विशिष्टताओं व योग्यता का परिणाम है। विशिष्टता व योग्यता का परिणाम है। और ऐसा माना जाता है कि जो प्राकृतिक असमानता है, इसको बदला नहीं जा सकता। प्राकृतिक असमानता को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, सामाजिक थोड़ी सी बात कर ले। सामाजिक असमानता तब होगी जब एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करे। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, तब जाके सामाजिक असमानताएं होती हैं। ठीक है, बौद्धिक व शारीरिक कार्य में, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, बौद्धिक व शारीरिक काम। कार्यों के महत्व में अंतर। जैसे कि एक रेड्डी वाला है ना, आप देखते हैं जो मुखर्जी नगर में जो पिज़्ज़ा बनाने वाला है, ठीक है, जो अपनी वो वाली मोबिलाइज वाली जो शॉप होती है, वो आपसे ज़्यादा हो सकता है कमा रहा हो। ठीक है, वो ठीक ठाक कमा रहा हो सकता है, दिन का वह 5,000 कमा रहा हो, 4,000 कमा रहा हो, मंथली भी सैलरी उसकी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं, या फिर एक मजदूर की बात करें,
कि जो मजदूर है वह हो सकता है ज्यादा कमा रहा है, या फिर उसका जो श्रम है वह ज्यादा कर रहा है लेकिन उसको पैसा बहुत कम मिल रहा है, उसकी इज्जत समाज में बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या है कि हम बौद्धिक तरीके के जो काम है, जैसे कि हम एक वकील, डॉक्टर, टीचर, हम इन सबको समाज में इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, पर समाज में और भी जो बाकी काम करने वाले लोग हैं, जो शारीरिक रूप से काम करने वाले लोग हैं, आप उनको उस निगाह से, उस सम्मान की निगाह से नहीं देख पाते, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्क है केवल उन्हीं का इंपॉर्टेंस है। आपको क्या लग रहा है कि जो बौद्धिक काम है केवल उन्हीं का इंपॉर्टेंस है, जो शारीरिक काम है वो तो एकदम तुच्छ है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, ये एक तरीके से सामाजिक असमानताएं हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे वंश, रंग, जाति, इसके आधार पर आप भेदभाव, वंश, रंग, जाति आधारित भेदभाव, ये आपका सामाजिक असमानता होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं बच्चों कि जब कोई असमानता बहुत लंबे समय से चल रही हो, जब कोई असमानता बहुत लंबे समय से चल रही होती है, हम उसको प्राकृतिक असमानता मान लेते हैं। जब कोई असमानता लंबे समय से चल रही हो, लंबे समय से चली आ रही हो, तब उसे प्राकृतिक मान लिया जाता है। शुरू हमने ही की थी पर हमने उसे मान लिया कि ये प्राकृतिक है, तब उसे प्राकृतिक माना जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल औरत को क्या कहना, अबला कहना, एक वीकर सेक्शन में इसकी गणना की जाती है। तो यहां पर औरत को अबला कहना ये कोई प्राकृतिक रूप से असमानता नहीं थी, लेकिन इसको एक इतने लंबे समय से चली कि इसको प्राकृतिक असमानता का जो स्तर है वह मान लिया। तो यहां पर कहा जाता है कि प्राकृतिक असमानता जो है, ठीक है, जो प्राकृतिक असमानता है बच्चों, ये अपरिवर्तनीय नहीं है, है ना। वर्तमान में हम ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक असमानता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर विकलांग पैदा हुआ है तो ये प्रकृति ने ही उसके साथ असमानता एक तरीके से कर दी, ठीक है, कि बाकी लोगों के 2 हैं उसका 1 है। लेकिन अब वर्तमान में जब तकनीक का विकास हो गया है तो व्हील चेयर पे वह चल सकता है, अपनी उस अयोग्यता को वह कम कर सकता है। तो हम देखते हैं कि तकनीक के साथ साथ जो लोग हैं, है ना, वो इस असमानता को कम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर देना उसकी प्राकृतिक असमानता को कम करता है, लेकिन सामाजिक असमानता का क्या है? आज भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, महिलाएं जो है वह कई जगह पर आ गई रही, वुमेन पार्टिसिपेशन, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, जुडिशरी की बात करें, हर तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी आज अगर इस सेक्शन को सिक्योरिटी एंड बाकी सबकी जरूरत है तो उसके पीछे भी यही रीजन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राकृतिक असमानता जो है वह अपरिवर्तनीय नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको अपरिवर्तनीय जो है वह मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता को। समझ गए आप इसको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, अवसरों की समानता और प्राकृतिक और सामाजिक असमानता, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखते हैं। अवसर तो हो गया, प्राकृतिक और राजनीतिक ये पढ़ लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये दोनों एक है, इन दोनों में अंतर हमें करना है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभाओं और उनके चयन के कारण पैदा होती हैं, और समाज जनित असमानताएं वे होती हैं समाज में अवसरों की असमानता होना या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किया जाना, इससे जो पैदा होंगी। अवसर की अगर असमानता है तब किस तरह की असमानता पैदा होगी? प्राकृतिक या समाज जनित, जो समाज ने पैदा की हो, सोशली, है ना। तो यहाँ पर समाज जनित असमानता होगी। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम है। आपकी जन्म से कोई विशिष्टता थी या फिर आपकी योग्यता थी तो ये आपकी प्राकृतिक असमानता मानी गई। पर आमतौर पर यह मान लिया गया कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता,
दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। ठीक है, तो एक तरफ ये मान लिया कि आपकी जन्मगत जो विशिष्टता थी वो प्राकृतिक रूप से असमानता में जुड़ गई, लेकिन समाज ने जिस चीज को माना, समाज ने जिस चीज को पैदा किया उसे कहा गया सामाजिक असमानता। जैसे कहा कि समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देता है और उन्हें अलग तरीके के लाभ देता है। वंश, रंग या जाति के आधार पर भी अलग अलग व्यवहार किया जाता है और इस तरह से हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जो कि हमें अनुचित लगती हैं। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे स्वीकार किया जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ठीक है कोई व्यक्ति दिव्यांग है, आप उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल जो चीजें हैं वह प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज उसको जो है वह प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक तरीके से एक जस्टिस समाज बनाने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई असमानता प्राकृतिक रूप से थी, उसके जन्म के कारण थी, उसकी उस विशिष्टता के कारण थी, या समाज ने उस अंतर को पैदा किया। समाज ने जिस अंतर को पैदा किया उसको ठीक किया जाना बहुत जरूरी है, वरना सोसाइटी में इनजस्टिस रहेगा। समाज ने मान लीजिए अगर कास्ट सिस्टम बनाया, समाज ने अपॉर्चुनिटीज को कम किया, असमानताओं को कम किया, तो उसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है, तभी एक समता मूलक जो समाज है उसका निर्माण हो सकता है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रही तो इसे मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर एक लंबे समय तक जब एक झूठ बोला जाता है ना, वो एक समय के बाद सच हो जाता है। सच लोगों को पता ही नहीं चलता कि अरे ये शुरू कहां से हुआ था, लोगों को नहीं समझ में आता। अब हजारों वर्ष हो गए, हजारों वर्षों से आप यही, अगर आप महिला को अबला कहोगे, है ना, अगर आप नारी को अबला कहोगे, तो ये समय, अगर मान लो ये 1000 वर्षों से यही शब्द चला आ रहा, लोगों ने इसके अलग अलग अर्थ निकाल लिए। तो यहां पर अगर औरतों को अबला कहा जाने लगा या फिर उन्हें भीरू या फिर पुरुष से कम बुद्धि का माना गया, तो उन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी और इसलिए उन्हें समान अधिकार से वंचित किया। समान अधिकार से वंचित किया क्योंकि भाई अगर इतना साहस नहीं है कि आगे आके अपना काम कर सके, अपनी जिम्मेदारी को खुद उठा सके, अगर दूसरा संरक्षण दे रहा है तो वो अधिकार क्यों देगा, खुद सोचो, वो अधिकार क्यों देगा? तो ऐसे में अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसे में अवसरों की समानता नहीं मिलेगी। इतने डरपोक है, घर के बाहर कदम रखने में डर लगता है आपको, आप सोसाइटी में 4 लोगों के सामने एक फेयरलेस तरीके से आप बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में तो आपको विशेष संरक्षण की जरूरत चाहिए, क्यों आपने खुद को ऐसा बना रखा है। कहीं ना कहीं हमारी ये जो सोसाइटी की टेंडेंसी, स्टीरियोटाइपिंग ना, वो हमारा कैरेक्टर बना देती है। लोग कह कह के ऐसे नहीं ऐसे करो, हम बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज से आगे निकल पाते हैं। आज भी अगर आप किसी छोटी जगह, किसी गांव कस्बे से हैं, आप अपने चारों तरफ इस तरह का प्रेशर दबाव महसूस करते होंगे, है ना, कि महिला है तो ये ना करे, महिला है तो वो ना करे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कि अगर विशेष संरक्षण की बात की जाएगी तो उन्हें समान अधिकार जो है वह नहीं दिए जा सकते, ना ही आप यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी है उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ये मान लिया गया कि जो ब्लैक पीपल है, जाति के नस्ल के आधार पर, है ना, तो व्हाइट और ब्लैक यहाँ पर किया गया कि जो ब्लैक पर्सन है वो उतने सक्षम नहीं है कि वह पार्टिसिपेट कर सके, वह पॉलिटिकल उनके आइडियाज हो या फिर चीजों को ठीक से चला सके, उनको अयोग्य मान लिया गया। क्यों? क्योंकि वह ब्लैक है, नॉन व्हाइट्स है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उनके जन्म के साथ एक अयोग्यता थोप दी। हो गया सामाजिक अयोग्यता, हो गया ना, असमानता हो गई। दास प्रथा की बात करें, है ना, ये सारी चीजें। अब हम आते हैं समानता के 3 आयाम पर। ठीक है, तो यहां पर अच्छा एक बात और याद रखो कि समाज ने जिस असमानता को पैदा किया है उस असमानता को खत्म किया जाना चाहिए, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। समानता के 3 आयाम, चलो देखते हैं क्या है। समानता के आयाम, समानता के आयाम का मतलब ये है, डायमेंशंस, कि हमें किस तरह की जो समानता है वह चाहिए। समानता के आयाम का मतलब है हमें किस तरह की समानता चाहिए, मतलब कौन से जो आयाम है वह हम पाना चाहते हैं। तो यहां पर एक हम देखते हैं राजनीतिक, पॉलिटिकल डायमेंशन फर्स्ट,
सेकंड हम देखते हैं आर्थिक, इकोनॉमिक, और तीसरा हम देखते हैं सामाजिक, सोशल। ठीक है, ये 3 तरह के जो आयाम हैं वो हम यहां पर पाना चाह रहे हैं। क्लियर? चलो, सबसे पहले राजनीतिक समानता की बात करेंगे, राजनीतिक आयाम की बात करेंगे। देखो, राजनीतिक आयाम ऐसे आयाम होते हैं जो एक राज्य और नागरिक के बीच का जो संबंध है उसको तय करेंगे। ठीक है, राजनीतिक की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि लोकतांत्रिक देशों में सभी को समान नागरिकता की बात की जाती है, इक्वल सिटीजनशिप की बात की जाती है, तो ये इक्वल सिटीजनशिप की जब हम कल्पना करते हैं तो राजनीतिक आयाम है, हमें उसको प्राप्त करना है। राइट टू वोट, सभी को मताधिकार जो है मिलना चाहिए, किस समानता में आएगा? सामाजिक समानता में लिख दूं इसको? नहीं, ये राजनीतिक समानता है। क्यों? क्योंकि नागरिक और राज्य के बीच का जो संबंध है उसको बता रहा है। तो जो नागरिकों के विकास और राज्य में हिस्सा लेने में आपको सक्षम बनाए, ऐसे आयाम, ऐसी समानता को हम राजनीतिक कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन तो यही लिख लो कि जब हम राजनीतिक, पॉलिटिकल की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो नागरिकों के विकास, राजनीतिक इसका मतलब क्या है? जो नागरिकों के विकास के लिए जरूरी हो, जो नागरिकों के विकास प्लस राज्य में हिस्सेदारी, राज्य में जो आपकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है ना, इसमें आपको सक्षम बना दें, अपने विकास में सक्षम बना दें, राज्य में हिस्सेदारी में सक्षम बना दें, उस तरह के आयाम, उस तरह की स्वतंत्रता को हम राजनीति से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब अर्थ के अलावा हम देखें कि आखिर इसमें शामिल क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, समान नागरिकता, समान नागरिकता, राइट टू वोट, समान नागरिकता, राइट टू वोट, संगठन, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता। इसके अलावा धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास को मानना, है ना, इसकी समानता। और ज्यादातर बच्चों, चूंकि ये पॉलिटिकली है, ज्यादातर ये राजनीतिक अगर बात की जा रही है, तो राइट टू वोट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात की जाएगी। तो राजनीतिक आयाम, राजनीतिक समानता, इस तरह के समानताओं को कहा जाता है जिसमें राज्य में नागरिकों की हिस्सेदारी वह ले सके, उसमें उसको सक्षम बनाए, और सामान्यतः आधुनिक देशों के द्वारा इन्हें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। तो राजनीतिक जो हैं इनको संविधान में लिख दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, और जो कानून है उसमें सीधे तौर पर इनकी जो बात है वह की गई। ये हो गया राजनीतिक। ठीक है, आया समझ में? तो राजनीतिक, अगर हम समाज की बात करें, समानता की बात करें, तो ये न्यायपूर्ण व समतावादी समाज के लिए जरूरी है। देखो, तो सबसे पहले एक लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक जो समानता है वह समतावादी समाज के लिए बहुत जरूरी है पर पर्याप्त नहीं। जरूरी है पर पर्याप्त नहीं। केवल ये दे दिया जाए तो बाकी दो आयामों का हम क्या करेंगे? तो यहां ये कहा जाता है कि राजनीतिक समानता जरूरी है समतामूलक समाज बनाने के लिए, समतावादी समाज के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए, पर पर्याप्त नहीं है जब तक आपको सामाजिक और आर्थिक समानता भी ना दी जाए। आया समझ में? आ गया? चलो, तो अब हम आर्थिक की बात करेंगे। आर्थिक का मतलब है अगर हम बहुत धनवान देखें और बहुत गरीब लोग देखें, ठीक है, बहुत पुअरेस्ट कम्युनिटी की बात करें, तो फ्रेंड्स इनके बीच का जो ये अंतर होगा, है ना, इनके बीच का जो एक आनुपातिक अंतर है, यही आर्थिक असमानता है।
इनके बीच का जो आनुपातिक अंतर है संपन्न और निर्धन, संपन्न व जो निर्धन समुदाय हैं, इनके बीच का जो आनुपातिक अंतर है, ठीक है, ये आपका आर्थिक समानता जो है इसकी बात करेगा। ठीक है, तो यहां पर आर्थिक असमानता मापने का अंतर ही यही होता है कि आप एक संपन्न वर्ग और एक जो निर्धन वर्ग है, इन दोनों के बीच की संख्याओं को देख ले, इन दोनों के बीच की सुविधाओं को देख ले। आपने बीपीएल कार्ड सुना, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। हम देखते हैं कि गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं, सरकार उनको मुफ्त में राशन और काफी सारे सुविधाएं और फैसिलिटेट जो है वह प्रोवाइड करती है ना। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि इन्हें अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है वह बहुत सारे जो काम है वह करती है। और एक लोकतंत्र में यह बहुत जरूरी होता है कि सभी को समान अवसर मिले। लोकतंत्र में चूंकि समान अवसर जरूरी हैं, समान अवसर ही ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आप एक गरीब व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका दे सके, एक गरीब व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका दे, है ना। तो हम देखते हैं बच्चों कि जब जो समाज है वह वर्गों में अगर बटा हुआ है, यहां पर हम देखेंगे कि जो समाज है वह वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है, वर्गों में बटा है। चूंकि आय की असमानता है इसलिए अधिकारों और विशेषाधिकारों की भी असमानता है, ठीक है। आय की असमानता है इसलिए उसके पास अधिकारों की भी असमानता, उसके पास अवसरों की भी असमानता है। तो यहां पर आप समान अवसर देके क्या करोगे, आप राइट टू वोट देके क्या करोगे, अगर उसकी वो हालत ही नहीं कि वह आपको वोट करने आए, क्योंकि उसके पास और भी काम है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली मतलब एक आनुपातिक अंतर, और एक लाइन लिख लो, व्यक्तियों व वर्गों के बीच में धन या आमदनी की जो भिन्नता है वही आर्थिक है ना। धन व आमदनी की जो भिन्नता है व्यक्ति और वर्गों के बीच में, वही हमने देखा कि समाज जो है वर्गों में बटा हुआ है। एक पीढ़ियों से धन संपन्न है, और जो धन संपन्न है, जमींदार हैं, उनके मान लीजिए विशेषाधिकार भी है, न्याय भी कर देते हैं ये गांव में, कस्बों में। तो एक धन संपन्न वर्ग था और दूसरा जो वर्ग है वह पीढ़ियों से गरीब है। ठीक है, कभी कभी कहते हैं कि यहां पर अगर अंतर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इस अंतर से आक्रोश पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा, सारे मजदूरों एक हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, छीन लो। पूंजीपतियों से, जिनके पास घर है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ छीन लो इनसे। तो ये आक्रोश क्या एक समाज को रहने देगा? ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये अंतर जितना बढ़ेगा ना, समाज में हिंसा उतनी बढ़ती जाएगी। शांत रहना है तो बहुत जरूरी है कि सरकार एक तबके को, जो गरीब तबका है, उसको इतना ज्यादा वंचित ना रहने दे कि वह जी ना पाए, है ना। इतना ज्यादा शोषण उसका ना हो कि फिर वो इस सोच पर उतर आए कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए क्या करो, हिंसा करो। तो अब देखेंगे बच्चों कि यहां पर ये जो वर्ग भेद है ये जन आक्रोश को जन्म देता है, और ऐसे में जो समतावादी समाज है वह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर यहां पर जितना वर्ग भेद बढ़ेगा, वर्ग भेद से समतावादी समाज बनाना मुश्किल है। वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स का पढ़ेंगे हम आगे, है ना। और तीसरा हम देखते हैं सामाजिक, ठीक है, सोशल, राजनीतिक आयाम की बात कर लें। हम यहां पर देखते हैं बच्चों कि हमने जो राजनीतिक समानता की बात की, राजनीतिक समानता बहुत जरूरी है पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल और जो सोशल है वह भी चाहिए। हमने यहाँ पर आर्थिक जो समानता है इसकी बात की, हमने देखा कि व्यक्ति और वर्गों के बीच के धन के बीच का जो अंतर है वही आनुपातिक अंतर एक तरह से ये होता है। और अगर इनके पास अवसरों की समानता नहीं है, एक लोकतंत्र में एक आक्रोश जो है वह पैदा होगा। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि इसको दूर करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीढ़ियों से बहुत बेशुमार धन दौलत वाले लोग हैं, वह गरीबों को एकदम
कीड़ा मकोड़ा टाइप समझेंगे। और ऐसे में जब आक्रोश बढ़ेगा तो कोई भी समाज, कोई भी जो है वह शांति के साथ नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हम मार्क्सवाद और उदारवाद की बात करते हैं आगे। लेकिन मार्क्सवाद और उदारवाद ये संकल्पनाएं हम यहाँ पे समझते हैं, है ना। हम जब आर्थिक असमानताओं की बात करेंगे बच्चों, मार्क्सवाद, उदारवाद, ये सारी असमानताओं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और समाजवाद ये नेक्स्ट पे पढ़ा देती हूँ, लेकिन उसके पहले सामाजिक देख लो। देखो सामाजिक जब हम देखते हैं कि राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार, है ना, ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, समानता को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। लेकिन इसके साथ साथ में अवसरों की समानता देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवसरों की समानता का देना बहुत जरूरी है और ये सामाजिक समानता का हिस्सा होंगे। यहां पर हम देखेंगे कि फेयर एंड इक्वल जो चांस है, फेयर एंड इक्वल चांस, साधन व अवसर का समान मौका, अवसर की समानता लिख लो, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे कि पर्याप्त सुविधा, पर्याप्त सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार, भोजन, वेतन, है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि इन सभी चीजों में समानता नहीं है। समान अवसर मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से फेयर एंड इक्वल चांसेस होना चाहिए, पर फिर भी हम देखेंगे कि समान अवसर जो है वह नहीं है ना। अगला प्रश्न क्या उठता है, समान अवसर नहीं है, समान अवसर नहीं है। हर तरह की इनइक्वालिटीज, वही बात हो गई कि हम कहते हैं समानता समानता, पर दिखती है असमानता असमानता। जैसे कि अगर हमें कानूनी रूप से, हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं, औरतों को संपत्ति उत्तराधिकार नहीं, संपत्ति में जो उत्तराधिकार है वह नहीं दिया जाता। अब आप देखना बच्चों, एक कानून बनता है जो आपने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट भी सुना, 506, हिंदू उत्तराधिकार, है ना, जो विरासत को लेकर नियम आता है, जिसमें ये कहा गया कि जो बेटी है और जो पत्नी है उसको भी अधिकार होगा पिता की संपत्ति में। तो यहाँ पर एक लॉ बना और जो सोशल इनइक्वालिटी थी वह कम हो गई। तो समानताएं जो है जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि इस तरह की इनइक्वालिटी को कम करने में राज्य की भूमिका है। लेकिन इस तरह की जो इनइक्वालिटी होंगी आर्थिक रूप से, तो आपको सरकार जो है फ्री में राशन तो दे देगी, पर आगे डेवलपमेंट के लिए खुद को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि फेयर एंड इक्वल चांस जो है ये प्रोवाइड होना चाहिए, और इसलिए सामाजिक असमानता को दूर करने में जो लॉ है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक असमानता में राज्य की भूमिका है, राज्य की भूमिका है ना। सामाजिक असमानताएं और इन्हें दूर करने में क्या है, राज्य की भूमिका हो सकती है। और यहाँ पर लोगों की जागरूकता भी इसमें एक बहुत बड़ा मैटर है। लोग जागरूक होंगे तो वह इक्वल चांस और इन चीजों को समझ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि कभी कभी जो हमें सुविधाओं की कमी हो जाती है, वो हमें, जैसे हमें स्वतंत्रता की कमी है, सुविधाओं की कमी है, शिक्षा की कमी है, या फीमेल्स गर्ल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, ये परंपराओं के कारण है, ये सोसाइटी के कारण है, वही अबला, है ना। तो यहाँ पर बच्चों लैक ऑफ, अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो ये लैक ऑफ एक कस्टम का भी एक रूप होता है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ एक रूप होता है। अगर औरत को संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं दिया गया है औरतों को, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता वह डावाडोल है, अच्छी नहीं है ना। सामाजिक और आर्थिक स्थिरता अच्छी रही, लड़कों की ठीक है, क्यों, क्या करना है, इतना कुछ है, मिल जाएगा, ये उसको दे देंगे। ये सारे शब्द लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए होते हैं, है ना। कि माता पिता जो है वे अपने आखिरी समय तक यही सोचते हैं कि लड़कियों को करना आखिर क्या है, लड़की के बारे में नहीं सोचते। तब ऐसे में हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर ये सामाजिक और आर्थिक जो स्थिरता है वह लड़के के पास है, लड़कियों के पास नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं कि हमें इन सभी को प्राप्त करना
बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पर समानता के इन तीनों आयामों की जो बात है वह हमने कर ली, और अब हम अपने आर्थिक असमानता में मार्क्सवाद और उदारवाद जो है इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद और जो उदारवाद है इसको हम समझते हैं। देखो, मार्क्सवाद कहता है ये 19वीं सदी के विचारक थे। मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, उदारवाद, इन सभी कॉन्सेप्ट के नोट्स बना लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी डायरेक्ट आ जाते हैं समटाइम्स, है ना। और हम सोशलिस्ट की भी यहां पर बात करेंगे। समाजवाद, अब तक जो हमने पढ़ा वो सब इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मार्क्सिज्म क्या कहता है। मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है, आपको पता होगा कि मार्क्स जो हैं वह 19वीं सदी के विचारक थे, है ना। 19वीं सदी के जो मार्क्स हैं वह विचार थे। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वह मार्क्सवाद कहलाया। कार्ल मार्क्स थे बेसिकली इनका नाम। इन्होंने कहा बच्चों कि चूंकि असमानता का जो कारण इन्होंने बताया, इन्होंने कहा असमानता का कारण संसाधनों का निजी स्वामित्व है। संसाधनों का निजी स्वामित्व है। ठीक है, कि मतलब ज्यादातर हम देखेंगे कि निजी संपत्ति, निजी लोगों ने कब्जा जो है वह संसाधनों पर कर रखा है, और इसी वजह से असमानता है। और यहां पर इनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि ऐसा वर्ग जो कि अमीर हो चुका है, तो अमीर वर्ग क्या करता है, बहुत आसानी से राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लेता है ना। तो अमीर वर्ग है, इसका मतलब क्या है, वह राजनीतिक रूप से भी कैसा है, शक्ति है इसके पास। ठीक है, ऐसे में हम देखते हैं कि जो आर्थिक असमानताएं हैं वो आपकी राजनीतिक शक्ति को भी कम करती हैं। तो हम देखते हैं आर्थिक असमानताएं व अधिकार सामाजिक असमानता को बढ़ाते हैं। सामाजिक असमानता को बढ़ाते हैं। आर्थिक असमानताएं हैं, है ना, तो उसकी थोड़ी चलेगी पावरफुल, वो थोड़ी ना कोई पॉलिटिकल आदमी है कि उसकी चल जाएगी या पैसा है। तो ऐसे में जो सामाजिक असमानता है वह बढ़ेगी। ठीक है, तो आर्थिक और बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मार्क्स क्या कहते हैं कि समानता के लिए बहुत जरूरी है। मार्क्स क्या कह रहे हैं, इसका जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया, इन्होंने कहा कि समानता के लिए बहुत जरूरी है कि आर्थिक संसाधनों निजी स्वामित्व ना हो, बल्कि आर्थिक संसाधनों पर जनता का नियंत्रण हो। सरकार का नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधनों पर जनता के नियंत्रण की ये पैरवी करते हैं। आर्थिक संसाधनों पर जनता का नियंत्रण हो, ऐसा इनके द्वारा कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट ऑनरशिप और पॉलिटिकल पावर, ये सारी चीजें जो आपस में मिल जाती हैं, ये एक डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। सेकंड हम कहेंगे लिबरलिज्म या उदारवाद जो है वह क्या कहता है। अब देखो, इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। उदारवाद का जरा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अरे ठीक है भाई, जो सरकार है वह आपको भोजन दे देगी फ्री में, है ना, भोजन दे देगी, लेकिन अगर आपको अपनी योग्यता से डेवलप करना है, उसके लिए तो प्रतिस्पर्धा करोगे, नहीं करोगे, तो मिनिमम चीज़ें आपको सरकार प्रोवाइड करेगी। पर अगर आपको वो चीज़ें मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए आपको खुद प्रयास करने। इसलिए हम देखेंगे कि जो उदारवाद है वह एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समर्थन जो है वह करता है। और यहाँ पर कहता है कि जैसे कि मार्क्सवाद कहता है कि संसाधनों पर जनता का नियंत्रण हो, और यहाँ पर उदारवाद क्या कहता है, संसाधनों और लाभांश का वितरण प्रतिस्पर्धा के आधार पर हो। संसाधनों व लाभांश का वितरण उचित व प्रतिस्पर्धा के आधार पर हो। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के आधार पर इनके द्वारा एक प्रिंसिपल दिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन।
प्रतिद्वंदिता करो, आगे बढ़ना है तो प्रतिद्वंदिता करो। जैसे कि सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा, और जो जॉब में आप देखते हैं कि कंपटीशन ही तो होता है, तो सरकार जो है वह सभी के लिए शिक्षा की जो बात है वह जरूर रखती है। लेकिन अगर आपको यूपीएससी या पीएससी का जो पद है वह चाहिए तो आपको कंपटीशन ही तो करना पड़ेगा लाखों बच्चों से। अब वहां आप नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम सब समान है इसलिए हमें आईएएस बना दो। वहां पे तो कंपटीशन वाली बात है ना, कि आप अगर आपने उतनी मेहनत की होगी तो आप आगे बढ़ोगे। पानी पी लो थोड़ा। तो उदारवाद क्या कहता है कि संसाधनों और लाभांश के वितरण का कारगर और उचित तरीका हो सकता है प्रतिद्वंदिता। प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा कि न्यूनतम व समान अवसर, न्यूनतम अवसर आपको मिले इसके लिए राज्य हस्तक्षेप करे। लेकिन अगर आपको कोई लिमिटेड सीट्स है तब उसके लिए तो फाइट करनी है, उसके लिए फाइट करनी है मतलब कंपटीशन। प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत, जब आप नहीं पढ़ रहे तब कोई और पढ़ रहा है, जब आपका उससे सामना होगा तो आप हार जाएंगे, है ना, वो ज्यादा मार्क्स ले जाएगा, इसलिए पढ़ते रहो। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन जो है ये कहता है बच्चों कि न्यूनतम व समान अवसर, न्यूनतम व समान अवसर ये प्राप्त कराने में राज्य हस्तक्षेप करेगा। राज्य जो है वह हस्तक्षेप करे, है ना, ये राज्य जो है वह हस्तक्षेप करे, लेकिन इससे न्याय स्थापित तो नहीं होगा, इससे न्याय स्थापित नहीं होगा। न्याय स्थापित होगा प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि न्याय स्थापित हो सके, अगर लिमिटेड सीट्स है तब उसके लिए कैसे न्याय होगा, ऐसे होगा कि आपने सबसे भी कुछ जो पहले आ गया आपने समानता के आधार पर दे दिया, समानता नहीं बल्कि कंपटीशन के आधार पर आप दोगे। तो यहाँ पर जो उदारवाद है वह प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन की जो बात है वह करता है, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सोशलिस्ट और लिबरलिज्म दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है। जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो यहां पर हमने तीन तरह की असमानताओं समानताओं की बात की। हमने देखा राजनीतिक, हमने देखा सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक, ठीक है। तीन आयाम हमने देख लिए। और यहां पर बच्चों समाजवाद कहता है कि ये नेसेसरली लिंक्ड हैं, ये लिंक है इनके बीच में, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। ये आपस में क्या है, राजनीतिक आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक, सामाजिक आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक, इस तरीके से हम देखें। और इसमें ये कहा कि ये नेसेसरली लिंक्ड हैं, अनिवार्यता एक दूसरे से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं, अनिवार्य रूप से जुड़ी हैं, है ना, अनिवार्य रूप से जुड़ी हैं, लिंक है, ये बात सोशलिस्ट कहता है। लेकिन इस बात को उदारवाद नहीं मानता। आप देखो इसका और उदारवाद के बीच में क्या एक कनेक्शन है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को का विरोधी है उदारवाद, क्योंकि यहां पर उदारवाद का ये मानना है कि इन तीनों को एक एक करके, इन पर काम करके, इनको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करके खत्म किया जा सकता है। ये अनिवार्यता एक दूसरे से नहीं जुड़ी हुई हैं। हम इसको अगर हम राजनीतिक रूप से समानता चाहते हैं तो हम राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सब की बात करें। सोशल की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज जो है वह हम प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर लिबरलिज्म का ये मानना है, उदारवाद का ये मानना है कि ये अनिवार्यता रूप से जुड़ी हुई नहीं है, हम एक एक करके भी इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, उदारवाद कहता है, उदारवाद इस सिद्धांत को नहीं मानते, है ना, और ये कहते हैं कि हर क्षेत्र में
असमानता हर क्षेत्र में असमानताओं का ठोस निराकरण किया जा सकता है, ठोस निराकरण किया जा सकता है, टैकल एप्रोप्रिएटली, टैकल्ड एप्रोप्रिएट। ठीक है, ठोस निराकरण जो है ये पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल नहीं मानता, समाजवाद इसको पॉसिबल नहीं मानता। यहां पर देखो कहा जाता है, लिबरलिज्म कहता है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से रणनीतियां बनाई जाए और राजनीतिक जो चीजें हैं वे सरकार देने का प्रयास करे। जैसे यहां पर हमने देखा था कि न्यूनतम व समान अवसर के लिए राज्य जो है वह हस्तक्षेप करे। चैप्टर बड़ा है ना, आपको लग रहा होगा कि 1.5 घंटा हो गया, अभी भी एक टॉपिक 2 घंटे के आसपास क्लास होगी। बड़ा है, कोई बात नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उन्हें तसल्ली से पढ़ते हैं, आधा घंटा और सही है ना। बच्चों यहां पर देखो राजनीतिक और आर्थिक समानता, यहां पर क्या जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक के लिए आप रणनीतियां बना लो, ये लिबरलिज्म कह रहा है, और राजनीतिक जो है वह सरकार देने का प्रयास करे। तो असमानता अपने आप में एक समस्या नहीं है, बल्कि असमानता को एक आप समस्या मानो और उसको ठीक करने का प्रयास ना करो, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बजाय इसके कि आप एक एक करके उसको टैकल जब कर सकते हो तो चिल्ला क्यों रहे हो। यहां पर लिबरलिज्म का ये कहना है कि हर क्षेत्र की जो असमानताएं हैं इसको अगर हम देखें तो हम इसको टैकल कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली वे में, एक बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्लियर। समाजवाद की बात देखो, समाजवाद कहता है एक दूसरे से अनिवार्य रूप से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो समाजवाद सोशलिस्ट की अगर हम बात करें, समाजवाद का कॉन्सेप्ट लिख लो, असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। समाजवाद की संकल्पना क्या है? समाजवाद की संकल्पना क्या कहती है? असमानताओं को न्यून करना, कम करना, असमानताओं को न्यून करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा, व संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। ठीक है, ये बात कहता है समाजवाद। हम देखते हैं कि आप सभी ने अगर समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट सुना हो, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कुछ ऐसे क्षेत्रों को, जैसे कि कुछ जो अंतर, एक जेंडर अंतर जो है वह हो सकता है। बेसिकली 5 तरह की इनइक्वालिटीज को देखा, उसके साथ 2 और इनइक्वालिटीज इन्होंने जोड़ी, और 7 जो सप्त क्रांति जो है उसकी बात इनके द्वारा कही गई। 5 जो इनइक्वालिटीज इन्होंने फाइंड की थी, जैसे कि मैन एंड वुमेन के आधार पर आप असमानता कर रहे हो, स्किन कलर, कास्ट के आधार पर कर सकते हो, 3 हो गई, कॉलोनियल रूल के आधार पर कर रहे हो, या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के आधार पर कर रहे हो। तो ये 5 ऐसी बातें हैं, इस आधार पर आप इनइक्वालिटीज आपको नहीं करनी है, ये समाजवाद कह रहा है। ठीक है, और साथ साथ में सोशलिस्ट ये कहता है कि सभी को एक साथ जो है वह किया जाए, है ना, साइमल्टेनियसली सभी पर जो वर्क है वह किया जाए। तो यहाँ पर ये बात जो है वह समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के द्वारा की जाती है, और 2 बातों को और इसमें जोड़ लिया जाता है। और यहाँ पर जो सप्त क्रांति है, बेसिकली ये आइडिया ऑफ सोशलिज्म है, समानता के लिए एक आइडिया जो है, आइडियल आदर्श जो है वह सप्त क्रांति है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्त क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है? समाजवाद का आदर्श, समाजवाद का ये हो गया आपके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में? देखो नोट्स बनाओ प्रॉपर। अब लास्ट हमारा बचता है कि हम समाजवाद को समाजवाद नहीं, हम समानता को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आ गया ये समझ में? लास्ट है आपका, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। देखो मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स दे रही हूं बीच में, आपको ये पढ़ लेना है पैराग्राफ। अच्छा, नारीवाद और पहले मैं बता ही दूं, है ना, नारीवाद मतलब स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेना। नारीवाद मतलब स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। स्त्री और पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में असमानता ना तो नैसर्गिक है ना ही आवश्यक।
ना तो नैसर्गिक है ना ही आवश्यक है ना। मतलब इन असमानताओं को कम किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी जया जेटली कमीशन है, उसने ये कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 साल, लड़कों की शादी की आयु 21 साल। तो ये बेसिकली जो अंतर है ये केवल इस बात पर आधारित है कि जो पुरुष समाज है ना, वो महिलाओं के अधिकारों को एक उम्र के आधार पर, आप देखेंगे ज्यादातर कि आपका एक मेंटली, एक साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो जो एक अंतर है वह उम्र से आ जाता है कि अगर आपको पता है कि सामने वाले की उम्र आपसे कम है। तो यहाँ पर जया जेटली कमीशन क्या कहता है कि यहाँ जो एक एज है वह दोनों की 21 कर दो या दोनों की 18 कर दो, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि फेमिनिज्म जो नारीवादियों का मानना है वह ये है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुषों का एक जो समतापूर्ण जीवन है वह जी सकते हैं। अगर चाहे हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकली, जुडिशियल या फिर किसी भी चीज की हम पार्टिसिपेशन देखें। जैसे कि देखो पहले राइट टू वोट नहीं था, सऊदी अरब में 2015 में राइट टू वोट जो है वह महिलाओं को दिया गया। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कंट्रीज ने अगर 1930 और 40 के समय में अगर महिलाओं को जो है वह राइट टू वोट दिया, उसके पीछे कारण था कि वह पहले इस काबिल ही नहीं समझ रहे थे कि वह वोट कर सकती। तो ऐसे में फेमिनिज्म जो है वह क्या कहता है कि ना तो ये नैसर्गिक है और ना ही ये आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो अंतर है वह हो, और इसलिए फेमिनिज्म समान अधिकारों की जो बात है वह करता है। ठीक है, यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा फेमिनिज्म है वह कहीं ना कहीं पित्त सत्ता से आया है। ठीक है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पित्त सत्ता का परिणाम है। बच्चों ये यूपीएससी याद रखना कि यहां से मेंस का क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था इस लाइन से, आप देख लीजिएगा जीएस में। ठीक है, तो यहां पर मेंस का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था बेसिकली कि स्त्री पुरुष असमानता जो है वह पित्त सत्ता का परिणाम है। पित्त सत्ता से आशा एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है और समाज में यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराता है। तो यहाँ पर उन्होंने प्राकृतिक असमानता को जोड़ दिया सामाजिक असमानता से। और यहाँ पर अवसर जो हमने पहले डायमेंशंस की बात की थी ना, कि जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ये कनेक्टेड कैसे हो जाते हैं, प्राकृतिक और आर्थिक चीजें कैसे जुड़ रही हैं, असमानता कैसे जुड़ रही है। तो प्राकृतिक रूप से आपने पुरुष और स्त्री चूंकि प्राकृतिक रूप से भिन्न है, इसलिए उसी भिन्नता से समाज में उसको असमान ठहरा दिया और इसी स्थिति को न्यायोचित ठहराया जाता है। तो पित्त सत्ता में बेसिकली पुरुषों का ज्यादा महत्व है। ठीक है, चलिए आगे आप पढ़ लीजिएगा इसको। लास्ट है हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। 3 पॉइंट्स है जिससे हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट हम इसमें देखेंगे, एक तो होता है फॉर्मल इक्वालिटी। 3 तरीके हैं, औपचारिक रूप से बढ़ावा देना, बच्चों रीडिंग करनी है। ठीक है, याद रखना, औपचारिक रूप से बढ़ावा देना। फॉर्मल इक्वालिटी। सेकंड इसमें कहा जाता है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, डिफरेंशियल, विभेदक बर्ताव करके, विभेदक बर्ताव, विभेदक मतलब अलग अलग है ना, विभेदक बर्ताव। और तीसरा है इसमें सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई। तीनों का एक एक उदाहरण देख ले, रीडिंग आप खुद कर ले बच्चों। सकारात्मक कार्रवाई। ठीक है, सबसे पहले देखो, औपचारिक रूप से आप बढ़ावा दे रहे हैं फॉर्मल इक्वलिटी। औपचारिक रूप से इसका मतलब क्या है कि या तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है,
या तो हमने अपने संविधान में लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, जैसे कि हमने आर्टिकल 1415, इसके अलावा हमने ऐसे कानून बनाए, है ना, हमने ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो कि समानता की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मल इक्वलिटी के द्वारा भी समानता को प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि कानून की समानता, फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, है ना, तो इक्वल लॉ की बात की जाती है, तो यहां पर कानून की समानता हमने प्रोवाइड कर दी है। कानून की समानता, ठीक है, औपचारिक हो गई, लेकिन केवल कानून की समानता देना पर्याप्त नहीं है ना, कानून की समानता केवल पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ज़रूरी तो है पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है कि हम कुछ कुछ जो है वह विशेष बर्ताव जो है वह कर सके, इसके लिए हम कुछ नीतियाँ बना सके, जो लोग अलग है उसके लिए कुछ अलग नीतियाँ बना सके। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि समान अधिकारों का उपभोग कर सके, इस लाइन को याद रखना, समान अधिकारों का उपभोग करने के लिए, समान अधिकारों का उपभोग करने हेतु विशेष बर्ताव जरूरी है। जैसे कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वह बैंक में जाना चाहता है, और ऐसे में अगर आप कहो कि नहीं वह सीढ़ियों से ही चल कर जाए, बट वो व्हील चेयर के लिए उसको बड़ी समस्या है, तब ऐसे में सरकार क्या करेगी, जो भी इस तरह के सार्वजनिक, और चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे हम होटल्स की बात करें, चाहे हम रेलवे स्टेशंस की बात करें, पुलिस स्टेशंस की बात करें, बैंक की बात करें, तो आप देखेंगे कि सीढ़ियों के अलावा वहाँ पर एक और जो रास्ता है वह बनाया जाता है ताकि उस पर व्हील चेयर आसानी से जा सके। तो समान अधिकारों के अलावा भी हमें समान अधिकारों का उपभोग करने के लिए, उन सुविधाओं का उपभोग करने के लिए कुछ विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल विकलांगों के लिए सुविधा, विकलांगों हेतु सुविधा, या फिर अगर आप सोचें कि जो महिलाएं हैं वह काम कर सके कार्य, लेकिन कार्यस्थल पर उनके लिए सुरक्षा नहीं है, आने जाने में उनके लिए सुरक्षा नहीं है, सरकार विशाखा गाइडलाइन और बाकी सारी चीज़ों की बात करती है। प्राइवेट और सभी इंस्टीट्यूट को ये कहती है कि अगर आप 10 बजे के बाद, अगर 10 बजे तक आप महिलाओं से काम करवा रहे हैं तो उनको घर तक सुरक्षित छोड़ने की जिम्मेदारी कंपनी पर होगी, ताकि उनके कार्य करने का जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वह बनी रहे। ऐसा ना हो कि डर की वजह से वह काम छोड़ दें। ज़्यादातर अगर आप महिलाओं को देखेंगे तो वह डर ही एक कारण होता है जिसकी वजह से या तो वह स्कूल जाना छोड़ देती है क्योंकि वहाँ उसके लिए कोई प्रोटेक्ट करने नहीं होता, या वह कॉलेज छोड़ती है। मतलब हर एक स्टेज पर एक फियर, एक डर ही ऐसी चीज़ होती है सामाजिक रूप से, स्पेशली उस एज में जब हम परिपक्व नहीं होते, जब हम मेच्योर नहीं होते। तो सरकार यहाँ पर, आप कहो कि नहीं पुरुषों के लिए भी सुरक्षा हो, है ना, वो तो यहाँ पर हम देखेंगे महिलाओं हेतु सुरक्षा, तो यहाँ पर अवसरों की समानता बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुरक्षा इनको दी जाए। विभेदक बर्ताव, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के द्वारा आप प्रमोट करेंगे। और तीसरा है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन ये होगा कि सदियों से कोई इनजस्टिस हो रहा था, हिस्टोरिकल इनजस्टिस था, मतलब एक वर्ग को बहुत लंबे समय तक आपने अवसरों से वंचित रखा। आपने क्या किया, अवसरों से, एक समुदाय ने अवसरों से क्या रखा बच्चों, वंचित रखा। तो यहाँ पर अतीत की असमानताओं को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। अतीत की असमानताओं को ठीक करने का जो प्रयास है वही सकारात्मक कार्रवाई कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, आरक्षण, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सकारात्मक कार्रवाई, यहाँ पर क्या किया जाए कि वर्तमान वंचनाओं से पहले आपको उबारा जाएगा और फिर आप प्रतिस्पर्धा करो। तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस रहा कि एक वर्ग को शिक्षा से और बाकी सबसे दूर रखा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सकारात्मक कार्रवाई द्वारा हम समानता को प्रमोट कर सकें। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें एक छुपा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको ये बताता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि जो आरक्षण की नीतियाँ हैं, आलोचक ये तर्क देते हैं कि ये समानता का सिद्धांत के विपरीत है ना,
तो यहाँ पर आरक्षण की नीति क्या समानता के सिद्धांत के विरोध है? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है बच्चों कि ये आपको याद रखना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या कोटा का जो प्रावधान है वह अनुचित है, क्योंकि मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों के साथ समान व्यवहार के अधिकार से वंचित कर रहा है। तो बाकी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा, इसलिए जो है आरक्षण जो है वह अनुचित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाकी जो इसके समर्थक है या राज्य अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे ये तर्क है कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनका सदियों से एक तरीके से दबाया गया है ना, और उनको आगे लाने के लिए, उनको उन वंचनाओं से उभारने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, ताकि वह आपके समान लेवल पर आकर जो प्रतिस्पर्धा है वह कर सके। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर बेसिकली अवसर की समानता के लिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ जो, जैसे कि अगर शिक्षा प्राप्त करने में ही वह असफल है, माता पिता और कई पीढ़ियों में ही ना शिक्षा का महत्व जानते हैं, ना वो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते, तब ऐसे में सरकार प्रयास करे कि उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाए ताकि वह इस लेवल पर आ सके, और उसके बाद सरकार आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर आरक्षण और जो समानता है वह एक दूसरे के थोड़ा सा में पैराडॉक्स, विरोधाभास जो है वह इसमें नजर आता है ना। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक समानताएं हैं, असमानताएं हैं, बेसिकली समानता असमानता को ध्यान से सुनना है ना। जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं वह अवसर की प्राप्ति में बाधक है ना। अवसर की प्राप्ति में क्या है? बेसिकली बाधक है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप आगे नहीं पढ़ सकते, आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, उसके लिए पैसा जरूरी है, आर्थिक असमानता चूंकि है समाज में, तो यहाँ पर इन कुछ बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूं। आओ पहले हम देख लें कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, समानता क्यों महत्वपूर्ण है, समानता क्या है, 3 डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी की हमने बात की, और समानता को कैसे प्रमोट करेंगे इस पर हमने बात की। समानता का आदर्श जो है वह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह नैतिक और राजनीतिक आदर्श है, लेकिन चारों तरफ हमें समानता देखते हुए भी हमें एक विरोधाभास दिखाई देता है। धन संपदा, अवसर, स्थिति, इसमें असमानता दिखती है। इनइक्वलिटी जो है वह सोशल इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का स्लोगन ही था ये। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि विश्व स्तर पर कुछ ऐसे फैक्ट है, जैसे कि 40% गरीब जनसंख्या है ना, कुल आमदनी में 5% है, 10% अमीर 54% आमदनी का हिस्सा रखते हैं, नियंत्रण करते हैं। साझी मानवता, सभी बराबर है मनुष्य, इसलिए समानता की बात हम करते हैं। सभी समान है या होना चाहिए, इसका आंसर था नो। हम देखते हैं कि समानता जो है जरूरी नहीं है कि सभी समान हो, एक जैसा व्यवहार समाज सभी परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ करे, नहीं कर सकता। लेकिन एक ये बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर कौन सी ऐसी डिफरेंसेस है जिन्हें एक्सेप्टेबल किया जाएगा, कौन सा नहीं। तो नॉट एक्सेप्टेबल में आएगा कि अगर आप अवसर जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वह आपकी सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित हो रहे हैं, तो ये नॉन एक्सेप्टेबल है। इस तरह के अंतर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। फिर हमने समझा कि अवसरों की समानता है ना, हमने यहाँ पर बात की कि समानता को समझने के लिए 2 और इसके पॉइंट हम समझते हैं। अवसरों की समानता, अवसरों की समानता कहता है कि कौशल और आप अपने प्रतिभा के आधार पर अपने लक्ष्य आकांक्षाओं को पूरा करें। आपकी प्राथमिकताओं में अंतर है, आपकी योग्यताओं में अंतर है, लेकिन ये जो अंतर है वो सामाजिक असमानता नहीं होगी। सामाजिक असमानता कब होगी? सामाजिक असमानता होगी अगर बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सारी चीजें समाज में नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्राथमिकताओं का अंतर था। आगे हमने देखा कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं, ठीक है, और इसमें हमने बात की कि प्राकृतिक असमानताएं आपकी क्षमता और चयन से जुड़ी हैं, लेकिन सामाजिक असमानताएं जब एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, जैसे कि बौद्धिक और शारीरिक कार्यों को हमने अलग अलग महत्व दे रखा है ना। चलो, साथ ही 3 आयामों पर हमने देखा राजनीतिक कि समानता आखिर हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमें कितने तरीके से हमें उसको प्राप्त करना है। तो एक तो राजनीतिक असमानता होती है जो सरकार इसके लिए कोशिश करे, जैसे कि हमें राइट टू वोट देना है ना। लेकिन केवल राजनीतिक जरूरी नहीं है, हमें इसके लिए आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की भी जरूरत होती है। सामाजिक समानता मतलब हमारे लिए अवसर की समानता, पर्याप्त सुविधा, शिक्षा की समानता। ठीक है, तो इसके लिए सरकार प्रयास करेगा, जैसे कि औरतों को संपत्ति में उत्तराधिकार देना, तो सरकार ने एक लॉ बनाया और उसके द्वारा इस चीज को लागू किया गया। आगे हमने देखा कि रिचेस्ट और जो पुअरेस्ट कम्युनिटी है, इनके बीच का जो एक डिफरेंस अंतर है उसे हम आर्थिक असमानता कहते हैं और यहाँ पर हम
तीन बातें जो है वह उठती हैं आर्थिक असमानता से, मार्क्सवाद, उदारवाद और समाजवाद। मार्क्सवाद कहता है कि संसाधनों का निजी स्वामित्व ना हो और आर्थिक संसाधनों पर जनता का नियंत्रण हो। वहीं पे उदारवाद कहता है कि संसाधनों और लाभांश के वितरण के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिद्वंदिता का जो सिद्धांत है वह फॉलो किया जाए। एक न्यूनतम चीजें राज्य जो है वह प्रोवाइड कर दे, लेकिन उसके बाद अपने विकास के लिए आपको खुद काम करना होगा। जहां पे समाजवाद कहता है कि राजनीतिक, आर्थिक और ये सारी असमानताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनका निराकरण एक साथ ही किया जाना पॉसिबल है, अलग अलग करके इनको नहीं देखा जा सकता। वहीं पर लिबरलिज्म इसके ठीक विरोधाभास में बात करता है और कहता है कि हर क्षेत्र की असमानताओं का ठोस निराकरण जरूरी है, जैसे कि राजनीतिक रूप से असमानताएं जो है इसको सरकार दूर करे लॉ बनाकर, और आर्थिक और सामाजिक के लिए बाकी रणनीतियां बनाया जाए, है ना। उसके अलावा हमने समाजवाद, मनोहर लोहिया और राम मनोहर लोहिया, सप्त क्रांति की हमने बात की। ठीक है, नारीवाद को देखा, मेंस का एक क्वेश्चन, और बढ़ावा कैसे दे सकते हैं ये हमने देखा। बाकी आपको रीडिंग करनी है, और क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता जो है वह प्राकृतिक है और असमानता हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? ये सब आपको लिखना है, तभी आप सीखोगे। रीडिंग करनी है, लिखना है, नोट्स मैंने जो बनाए हैं वो भी बनाने हैं। पूरे नोट्स बनाओ, उसको याद करो, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको ये क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। 1 से 2 बार रीडिंग करोगे तब जाके आप इसका जीएस मेंस में यूज कर सकते हैं, अपने ऑप्शनल में यूज कर सकते हैं, पॉलिटी को समझने में यूज कर सकते हैं। एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता ना तो संभव है ना ही वांछनीय। देखो, पूर्ण आर्थिक समानता, पूर्ण मतलब सभी लोग आर्थिक रूप से समान हो, ना तो संभव है ना ही ऐसा जरूरी है। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। आप क्या इस तर्क से सहमत हैं? इसके अलावा नई अवधारणाएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, इसको देखिए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम आगे बात करने वाले हैं। समानता तक हमारी बात हो गई, आगे हम कल सामाजिक न्याय की बात करेंगे। ठीक है, सामाजिक न्याय जो है वह आखिर क्या है, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।